मैं रोहित कुमार हैप्पी आप सभी का अभिनंदन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन, सभी का स्वागत। सबसे पहले मैं डॉक्टर पुष्पा वुड जी से आग्रह करूंगा कि वे औपचारिक तौर पे सभी का अभिनंदन करें, इस समारोह में उपस्थित सभी अतिथियों का। डॉक्टर पुष्पा वुड वरिष्ठ भी हैं और विशिष्ट भी हैं हमारे लिए। तो मैं उनसे आग्रह करता हूं, बड़े आदर के साथ अनुरोध करता हूं कि पुष्पा जी आए और अभिनंदन करें। धन्यवाद। नमस्कार आप सभी को मेरा आज यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों का भारत दर्शन की ओर से हार्दिक स्वागत है। हम जानते हैं कि आप सभी काफी व्यस्त हैं और काफी बड़ी हस्तियां हैं अपने आप में, इसलिए इस विदाई समारोह में शामिल होने के लिए आपने जो अपना अमूल्य समय आज हमें दिया है, उसके हम हृदय से आभारी हैं। हालांकि कोविड को हम बहुत गालियां देते हैं, लेकिन कोविड की कृपा का एक सकारात्मक परिणाम ये निकला है कि अब हम वर्चुअल रूप से एक दूसरे से जुड़ने के आदी हो चुके हैं और आदी होने के साथ साथ जो है हम काफी नियमितता से जुड़ने लगे हैं एक दूसरे के साथ। अब आज ही आप देख लीजिए कि आज सब दुनिया के कई कोनों से एक ऐसे महानुभाव के विदाई समारोह में सम्मिलित होने के लिए जुड़े हैं जिनका परिचय देना मेरे विचार में सूरज को रोशनी दिखाने के बराबर है। इसलिए मैं ऐसी जरूरत बिल्कुल नहीं करूंगी और ये काम मैं आप सबके भरोसे छोड़ दूंगी कि आप सभी उनके बारे में बताते रहें। हाँ, इतना जरूर कहना चाहूंगी मैं उनके बारे में कि 2016 से विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस में महासचिव के पद पर रहने वाले प्रोफेसर विनोद मिश्र का हिंदी से अथाह प्रेम और भारतीय संस्कृति एवं साहित्य के प्रति उनका समर्पण केवल प्रशंसनीय ही नहीं बल्कि सराहनीय और अनुकरण के योग्य है। उनके कार्यकाल में हिंदी के लिए काफी सराहनीय काम हुआ है जो उनके उत्तराधिकारियों के लिए प्रेरणा का काम करता रहेगा। हम सब यहाँ उनके इसी व्यक्तित्व से परिचित होने और दूसरों को इससे परिचित कराने के लिए एकत्र हुए हैं। भारत दर्शन के साथ उनका नाता बहुत पुराना है। भारत दर्शन पर मिश्र जी का बहुत स्नेह रहा है। उन्होंने भारत दर्शन द्वारा आयोजित अनेक समारोहों में सम्मिलित होकर उन आयोजनों की शोभा को बढ़ाया है। अब आप सबका और समय न लेते हुए मैं इस कार्यक्रम के आयोजक और विश्व में हिंदी की पहली वेब पत्रिका के संपादक रोहित कुमार हैप्पी से अनुरोध करूंगी कि वे अब मंच संभालें और कार्यक्रम का शुभारंभ करें। धन्यवाद। बहुत बहुत आभार डॉक्टर पुष्पा। अमित जी, अब मैं चाहूंगा कि आप हमारे उच्चायुक्त माननीय परदेसी जी का संदेश, जो वीडियो संदेश उन्होंने भेजा, वो चलाएं। धन्यवाद। नमस्कार। न्यूजीलैंड से मेरा सादर अभिनंदन और खास तौर से प्रोफेसर विनोद मिश्र जी का, जिनके सम्मान में आज इस वर्चुअल गोष्ठी का आयोजन किया गया है। यह मिश्र जी के सद्गुणों का प्रभाव है कि इस विदाई समारोह में कई देशों के हिंदी कर्मियों की सहभागिता है। रोहित जी, बहुत बहुत धन्यवाद। श्री विनोद मिश्र जी पिछले 5 वर्षों से विश्व हिंदी सचिवालय के महासचिव के रूप में कार्य कर रहे हैं। इस दौरान न्यूजीलैंड में हिंदी का अच्छा प्रचार प्रसार हुआ है। आज हिंदी न्यूजीलैंड की 5 प्रमुख बोली जाने वाली भाषाओं में एक है। 1 दर्जन से ज़्यादा हिंदी विद्यालय चल रहे हैं। साहित्यिक कार्य भी हो रहे हैं। पिछले 2 वर्षों में हमें श्री मिश्र जी का बहुत सहयोग मिला है और मुझे आशा है कि भविष्य में भी विश्व हिंदी सचिवालय हमारे साथ इसी तरह से जुड़ा रहेगा। अगले विश्व हिंदी सम्मेलन में जो फिजी में होने वाला है, उसमें हाई कमीशन का और न्यूजीलैंड में रह रहे
सभी हिंदी साधकों का भरपूर योगदान रहेगा। विनोद जी, इन्हीं शब्दों के साथ मैं हिंदी के प्रचार प्रसार में आपके प्रभावी कार्यों की सराहना करता हूं और आपके उज्जवल और स्वस्थ भविष्य की कामना करता हूं। बहुत बहुत बधाइयां और शुभकामनाएं। धन्यवाद अमित जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद। तो ये थे हमारे उच्चायुक्त माननीय मुक्तेश परदेशी जी। अब हमारे बीच सरोज जी हैं, हमारी मित्र भी हैं और NIOS की अध्यक्ष हैं। आप इनसे परिचित हैं, पहले भी हम कुछ कार्यक्रम इकट्ठे कर चुके हैं। तो मैं अब आग्रह करूंगा, क्योंकि सरोज जी बहुत कुछ हिंदी सचिवालय के साथ कर रही हैं, और उनसे आग्रह करूंगा कि वे आए और 2 शब्द अपने अनुभव के बारे में, मिश्र जी के साथ उनके जो अनुभव हुए और उनके विदाई समारोह में अपने कुछ शब्द हमारे बीच रखें। धन्यवाद। सरोज के केंद्र में कार्यक्रम जिनके चारों ओर ये आभा हम सब हैं, आभा के रूप में विनोद कुमार मिश्र जी, न्यूजीलैंड से माननीय मुक्तेश परदेसी जी, कार्यक्रम के सूत्रधार रोहित कुमार हैप्पी जी, समस्त सुधीजन, क्योंकि जैसा कि कहा भी है रोहित जी ने कि हम सभी लोग देश विदेश से जुड़े हैं, सभी का नाम लेना संभव नहीं हो पा रहा है, परंतु एक जो चीज निश्चित रूप से होगी, जो पेंडेमिक पीरियड के बारे में भी जो अभी पुष्पा जी कह रही थी कि इसने हम सभी को जोड़ दिया है, तो जोड़ने के क्रम में एक विनोद जी का जो एक कहते हैं सूत्र, वो एक बड़ा ही मजबूत सूत्र रहा जिससे हम सब जुड़े। और आज का जो कार्यक्रम है, मेरे पास चंचल जी आए थे जो NIOS से भी वो एक सूत्रधार का भी ही रूप हैं और काम करते हैं आप सभी के साथ, सभी से उन्होंने ही मेरा परिचय करवाया। वो आए थे, कहते मैडम सभी के लिए तो विदाई समारोह है, मगर हमारे लिए तो ये स्वागत समारोह है। तो मैं निश्चित रूप से उनसे सहमत थी कि हम उनका स्वागत ही करेंगे भारत में। और जो मेरा उनसे पिछले कुछ महीनों का परिचय रहा विनोद जी का, और ऐसा नहीं लगा कि हम बहुत दिनों से एक दूसरे को नहीं जानते हैं। इतने सहज, सरल, कर्मठ और सभी के साथ इतना अच्छा रिश्ता बनाए रखना आज के समय में, और कहीं भी वो जो एक प्रोफेशनल स्नॉब की हम बात करेंगे वो कहीं भी नहीं है। सहज सरल स्वभाव में सबसे मित्रता स्थापित कर लेना उनके स्वभाव की विशेषता है, और आज शायद हम सब यहाँ पे इकट्ठा हैं तो उनका ये जो सहज सरल स्वभाव है, मित्रवत व्यवहार है, वही है। और दूसरा जो काम के प्रति उनकी निष्ठा है। पहले ही जो हमारा संवाद स्थापित हुआ था जिसमें हम सब मिले थे, रोहित जी भी उस दिन थे और आप में से काफी लोग उसमें थे, हमने बात की थी कि प्रवासी भारतीयों के लिए हिंदी के बारे में। तो उसमें भी हमारे यहाँ काफी काम हो चुका है, हमारा जो एकेडमिक डिपार्टमेंट है वो उस पे काम कर रहा है, और जल्दी ही मुझे लगता है कि मिश्र जी यहाँ पर जब आएंगे तो हम उनको इतनी आसानी से छोड़ने वाले नहीं हैं, हम उनके सहयोग लेते रहेंगे और हमारे एकेडमिक काउंसिल में। और मुझे लगता है वो उसी प्रवासी भारतीयों के लिए जो हिंदी वाला जो है हमारा इनिशिएटिव, उसके द्वारा आप सभी से हम सब जुड़े रहेंगे, और ये एक अच्छा आगे भी एक संदेश जाएगा सांस्कृतिक रूप से। भारत में 2-3 दिन पहले नए शिक्षा मंत्री आ गए हैं और वो स्किल्स पे काफी कुछ उनकी रुचि है, भाषाओं पे उनकी काफी कुछ रुचि है, और जो हमारा सेंटर फॉर डायस्पोरा स्टडीज है स्थापित हुआ है अभी, उसमें मिश्र जी की काफी प्रेरणा रही थी, तो उसके द्वारा हम निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। और शिक्षा मंत्री जी की आज भी मीटिंग दिन भर है और वो लगे हुए हैं, और एक जो उनका विशेष आग्रह था कि भारतीय संस्कृति और भारतीय ज्ञान परंपरा और साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट, इन सबको साथ में लेके चलना है। तो मिश्र जी एक महत्वपूर्ण भूमिका हम सबके साथ निभा सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है, आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सभी को, सभी मित्रों को नमस्कार। धन्यवाद सरोज जी। अब मैं इस क्रम को आगे बढ़ाते हुए अनुरोध करूंगा अनिल जोशी जी से, जो
उपाध्यक्ष हैं केंद्रीय हिंदी संस्थान के और वैश्विक हिंदी परिवार के सर्वे सर्वा हैं। तो उनसे आग्रह करूंगा कि वे आएं और अपने विचार हमारे समक्ष रखें, अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद। अनिल जी। धन्यवाद रोहित जी। और न्यूजीलैंड के जो हमारे महामहिम उच्चायुक्त हैं उनका संदेश आदरणीय परदेशी जी का सुना, और साथ ही जो हमारे ओपन लर्निंग स्कूल की जो चेयरमैन हैं उनका संदेश सुना। बहुत ही अच्छा विनोद जी के बारे में भी और भविष्य के बारे में भी उन्होंने बताया। आज के कार्यक्रम में जुड़े हुए हमारे सभी साथी बंधु जो कि वैश्विक स्तर पर हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए काम कर रहे हैं, मैं सभी को देख पा रहा हूँ। जो सभी लोग हैं बहुत ही समर्पित भाव से काम कर रहे हैं, तो उन सभी को प्रणाम। आज विनोद जी की अब वैसे तो औपचारिक रूप से कहते हैं विदाई है, पर उन्होंने बड़ा अच्छा कहा और मैं भी इस बात से 100% सहमत हूँ कि हमने भी ये माना कि ये जो कोरोना है ये एक अवसर भी है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि शायद जो जैसे डिजिटल ट्रांजैक्शंस की बात है या टेक्नोलॉजी की बात है, उसने क्वांटम जंप किया इन दिनों में, क्योंकि इससे पहले ऑनलाइन बैठकें कितनी होती होंगी, उनका आप प्रतिशत देखिए कि कितना प्रतिशत था और अब कितना प्रतिशत हो गया। और आप सब तो जानते ही हैं कि वैश्विक स्तर पर लोगों को जोड़ने के लिए जो अपना वैश्विक हिंदी परिवार का गठन हुआ, जिसके माध्यम से दुनिया भर के प्रमुख लोग और लोग आज यहाँ मौजूद हैं, तो वो भी एक आज तक हम लोगों से मिले नहीं थे, जिनके सिर्फ नाम नहीं थे, जैसे रोहित जी हैं, कभी कभी जो है वो उनको मिलने का या देखने का अवसर मिलता था, परंतु अब ये एक अच्छा अवसर आ गया कि जिसमें हम नियमित रूप से आपस में संपर्क कर सकते हैं। और इसमें बहुत जल्दी ही मेरे देखने में आया कि श्री विनोद मिश्रा जी जो हैं वो, क्योंकि हमने कुछ कार्यक्रम किए और उसके बाद हमें लगा कि विश्व हिंदी सचिवालय का भी एक महत्व, तो विनोद मिश्रा जी को मिले तो ऐसा लगा कि ये जो विश्व हिंदी सचिवालय का ही, क्योंकि ये जो डोमेन है वो यही है वैश्विक स्तर पर हिंदी का प्रचार प्रसार करना, तो वैश्विक हिंदी परिवार क्यों ना उनको भी जोड़े। और इसी क्रम में मेरे पास जब केंद्रीय हिंदी संस्थान का दायित्व आया तो केंद्रीय हिंदी संस्थान को भी जोड़ा गया। तो एक वैश्विक स्तर पर एक ऐसी संरचना बन गई कि जिसके कारण से दुनिया भर के देशों में हिंदी का काम करने वाले या हिंदी के प्रति प्रयास रखने वाले या हिंदी के अभियान से जुड़े हुए लोगों को, सब लोगों को शामिल किया गया। तो उस दृष्टि से जैसे उन्होंने भी कहा कि प्रोफेशनल स्नोबिशनेस जो होती है, यानी कि एक अहंकार का भाव या ये कि मैं तो संस्था का प्रमुख हूँ, वो हमको कहीं पर भी किसी को भी विनोद जी में दिखाई नहीं दिया, बल्कि एक कार्यकर्ता वाला भाव कि मैं तो एक कार्यकर्ता हूँ, मुझे हिंदी का दायित्व दिया गया, ये एक दिखाई दिया। तो जो इनका लगभग 5 साल का जो कार्यकाल है वो कार्यकाल बहुत ही प्रभावी, बहुत ही कहना चाहिए कि घटना प्रधान और भाषा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ, ऐसा लगता है। और जो मेरा अनुभव है वो यही है। फिर हम सब लोगों का जब उनसे परिचय आया तो ये भी ध्यान में आया कि उनमें पहल भी बहुत है, यानी कि हम सब जानते हैं कि वो एक बड़े ही कठिन परिस्थितियों में काम कर रहे थे। अभी सुनीता जी भी उनके साथ हैं और वो और भी माधुरी जी और जो बाकी लोग विश्व हिंदी सचिवालय के यहाँ पर हैं। हम सबको पता है कि उस सिस्टम की अपनी सीमाएं हैं, उस सिस्टम की अपनी एक तरह से तो हम ये कह सकते हैं कि कमियां भी हैं इस नाते से कि वो दो देशों का एक प्रणाली है जिसमें निर्णय लेने की जो प्रक्रिया है वो काफी लंबी हो जाती है। परंतु उसको देखते हुए भी विनोद जी सदा निर्णय लेने के लिए तत्पर रहते थे और उन्होंने अपने इनिशिएटिव से, अपनी पहल से जो भी संभव था, जितने भी लोगों को जोड़ना संभव था, जिस तरह से भी संभव था,
वो विश्व हिंदी सचिवालय के नाम को आप देखते होंगे कि तरह तरह के लोग, तरह तरह के कार्यक्रम और वो सब जो हो रहे हैं, वो कोई ऐसा नहीं था कि व्यवस्थित रूप से किसी शासी परिषद में ये निर्णय किया गया था विश्व हिंदी सचिवालय की कि हमको ये करना है, बल्कि विनोद जी के जो सत प्रयास थे, विनोद जी में जो पहल थी, विनोद जी की जो इच्छा थी कि वैश्विक स्तर पर हिंदी के अभियान को दिशा दी जाए, गति दी जाए, ये उसका परिणाम था। और मैं भी उसका एक भुक्तभोगी हूँ कि जब भी उनसे संपर्क हुआ, उन्होंने कभी भी किसी भी चीज के लिए, और ये कोई औपचारिक नहीं है कि जब जिसकी तथाकथित विदाई होती है तो उसके सम्मान में बहुत कुछ ऐसा कहा जाए जो शायद वो डिजर्व भी ना करता हो, बल्कि सच्चाई ये है कि मैंने या किसी ने भी कभी उनके मुंह से ना नहीं सुनी होगी। आपका कोई भी प्रस्ताव जो भाषा को मजबूत करता हो, जो भाषा को गति देता हो, उसके लिए विनोद जी ने सदा हाँ की। और एक तरीके से उन्होंने अपने जो अनुवर्ती लोग हैं उनके लिए भी एक रास्ता खोल दिया कि अगर आप काम करना चाहते हैं तो विश्व हिंदी सचिवालय एक बहुत बड़ा मंच है जिसके माध्यम से काम हो सकता है। उनका उनका कहना चाहिए कि जो पर्सपेक्टिव था, जो परिदृश्य था, वो भी इतना विशाल था कि जिसके अंदर भाषा भी थी, साहित्य भी था, तकनीक भी थी। तो एक विश्व हिंदी सचिवालय के स्तर पर जो व्यक्ति होना चाहिए, जिस तरह का उसका दृष्टिकोण होना चाहिए, जितना व्यापक उसका दृष्टिकोण होना चाहिए, जितना समर्पण होना चाहिए, वो विनोद जी में हमको दिखाई देता है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि विनोद जी की जब हम बात करते हैं तो जैसे उन्होंने भी कहा कि हम स्वागत करें या उनको विदाई दें। अब हम तो भारत में बैठे हुए हैं, ठीक है, वैश्विक हिंदी परिवार से जुड़े हुए हैं, परंतु जब विनोद जी का फोन आया, बताया उन्होंने कि मैं 15 तारीख को चलूंगा और फिर 16 तारीख को आ जाऊंगा, तो हमारी तो जो मनोभूमि है वो स्वागत की है कि विनोद जी आए। और जब हम बात कर रहे हैं कि इस टेक्नोलॉजी ने बहुत कुछ बदल दिया है, तो आज मैं यहाँ बैठकर भी आपको ये लग रहा है कि मैं सब लोगों के साथ शामिल हूँ, या हमारे साथी हैं, राहुल जी हैं, बालेंदु जी हैं, उस तरह के लोग हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं और आप सब लोगों से जुड़े हुए हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसी क्रम में विनोद जी भी जुड़ेंगे और जो ये वैश्विक अभियान है, इसमें विनोद जी की मैं बहुत महत्वपूर्ण भावी भूमिका देखता हूँ। और मैंने इसको लेकर, ऐसा नहीं है कि मैं विदाई का कार्यक्रम है और मैं सोच रहा हूँ कि, और सोचकर मैंने बोला कि हाँ विनोद जी की ऐसी भूमिका हो सकती है। मैंने विनोद जी से बात की, मुझे लगा कि विनोद जी जो हैं वो, अभी बात चल रही थी कि ओपन लर्निंग स्कूल की, कि उसमें जो डायस्पोरा का जो काम है उसमें विनोद जी सार्थक और महत्वपूर्ण योगदान हो सकता है। उसी तरह से केंद्रीय हिंदी संस्थान की जितनी भी योजनाएं हैं वैश्विक स्तर पर, भारत के स्तर पर, वो अभी नॉर्थ ईस्ट में जाने वाले हैं, उत्तर पूर्व में मैंने कहा हमारी एक परिषद हम बनाना चाहते हैं, उसके आप प्रमुख के रूप में कार्य देखो। भारत में जो काम हो रहा है वो देखो, वैश्विक स्तर पर उनका जो अनुभव है वो काम में आना चाहिए। तो विनोद जी के लिए एक बड़ा आकाश खुला हुआ है और हम सब चाहेंगे कि हम सबके साथ मिलकर, हम सबको बताते हुए, मार्गदर्शन करते हुए, साथ चलते हुए और अपने अनुभव का लाभ देते हुए विनोद जी ये जो अभियान है इसको और मजबूत बनाएंगे और गति देंगे। मैं विनोद जी के भविष्य की, यहाँ से मैं इसको सिर्फ एक जियोग्राफिकल जो है चेंज देखता हूँ। मैं फिजी में था, मैं यहाँ पर आ गया तो मेरे लिए कोई अंतर नहीं पड़ा, बल्कि अंतर सकारात्मक ज्यादा है कि केवल फिजी के बजाय वैश्विक स्तर पर मेरा संपर्क आया। उसी तरह से मैं सोचता हूँ कि विनोद जी यहाँ पर आएंगे तो और भी ज्यादा सक्रिय होंगे, और भी मजबूत होंगे, हमें भी उनका साथ और भी ज्यादा मिलेगा। विनोद जी को आगे के लिए, भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि आज इस मंच पर दो बड़ी शैक्षणिक संस्थाएं, क्योंकि प्रवासियों के लिए हिंदी संस्थान, केंद्रीय हिंदी संस्थान भी काम करता है और NIOS के जरिए भी शिक्षण का जो है उसे बढ़ावा मिल सकता है विदेशों में, और वो दोनों संस्थाएं आज हमारे साथ हैं। ये बड़ी हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है। मैं आग्रह करूंगा बालेंदु जी से कि बालेंदु जी अपने अनुभव जो है हमारे साथ साझा करें। बालेंदु जी का कोई परिचय देने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है,
बालेंदु जी माइक्रोसॉफ्ट के निदेशक हैं हिंदी स्थानीयकरण के। और बड़ी बात यह है कि शायद बहुत लोगों को ना पता हो, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि बालेंदु जी बहुत अच्छी हास्य कविताएं, व्यंगिकाएं भी लिखते हैं, और हमने भारत दर्शन में वो प्रकाशित की। तो जिन्होंने बालेंदु जी को केवल माइक्रोसॉफ्ट के चश्मे से देखा है, तो मैं उन्हें आग्रह करूंगा कि वो भारत दर्शन पे जाएं और जरा खोजें और गूगल में, और कुछ और रचनाएं भी उनकी प्रकाशित करेंगे। धन्यवाद बालेंदु भाई, मंच आपके हवाले। जी बहुत धन्यवाद आपका रोहित भाई। आदरणीय मुक्तेश परदेसी जी, आज के कार्यक्रम के जो हमारे केंद्र बिंदु हैं श्री विनोद कुमार मिश्र जी, सरोज जी, अनिल जोशी जी, रोहित भाई और अन्य सम्मानित महानुभाव। यदि विनोद मिश्र जी की परिभाषा देने को कहा जाए या मुझे कोई विशेषण उनको देने के लिए कहा जाए तो मैं संकट में पड़ जाऊंगा, मैं उलझन में पड़ जाऊंगा कि क्या कहूं, क्योंकि मुझे लगता है कि विनोद जी बहुत सारे विशेषणों का एक पुंज हैं। सरलता, सौम्यता, विनम्रता, योग्यता, विद्वता, अनुभव, नवाचार और संकल्प, यानी विनोद कुमार मिश्र। विनोद जी का जो हम हिंदी प्रेमियों के साथ पूरी दुनिया में जो संपर्क रहा, उनके साथ बहुत स्नेह का संपर्क है। ये सिर्फ एकेडमिक संपर्क नहीं है, निजी जुड़ाव का उनके साथ में संबंध है हम सबका। और ऐसा अक्सर सरकारी क्षेत्र में जो बड़े व्यक्तित्व होते हैं उनके साथ में इस तरह का निजी जुड़ाव बहुत कम महसूस होता है। विनोद जी का बहुत गहरा इम्पैक्ट रहा है, जिसे कहते हैं कि इम्पैक्ट विद स्केल, एक बड़े पैमाने पर प्रभाव पैदा करना हिंदी की दुनिया में। इसके जो कुछ उदाहरण हमारे समकालीन समय में दिखाई देते हैं, उसमें से विनोद जी एक है। तो माना कि विनोद जी के लिए एक खिड़की शायद बंद हो रही है, लेकिन अनेक दूसरी खिड़कियां या दरवाजे उनके लिए खुलने वाले हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि अभी कहाँ आराम बड़ा, यह मूक निमंत्रण चलना है, अरे अभी तो मिलो मुझको चलना है। तो अभी सरोज जी ने जो बात कही, मैं उससे सहमत हूं कि एक सफर आपका रुकता है और वो दूसरे सफर में तब्दील हो जाता है, जहां से शायद नई मंजिलें आपका इंतजार कर रही हैं, भारत में आपका इंतजार हो रहा है, जहां आपको और महत्वपूर्ण कार्यों को संपादित करना है, प्रतिपादित करना है। जहां तक महत्वपूर्ण कार्यों की बात है, विनोद जी का एकेडमिक उनका अनुभव तो बहुत पुराना है ही, प्रशासनिक उनका जो अनुभव है उसको हमने विशेष तौर पर मॉरिशस के इस विश्व हिंदी सचिवालय के उनके कार्यकाल के दौरान देखा। विश्व हिंदी सचिवालय के भवन का निर्माण उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न हुआ। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन उनके कार्यकाल के दौरान संपन्न हुआ। ये दोनों अपने आप में कितनी बड़ी चुनौतियां रही होंगी, आप और हम इसको अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इतनी बड़ी चुनौतियां उनके कार्यकाल में पूरी की गई और सफलता से उनको पूरा किया गया। अनेक बड़ी हस्तियों का मॉरिशस का दौरा हुआ, विश्व हिंदी सचिवालय का दौरा हुआ, और ये जो कार्यक्रम थे ये राजनयिक दृष्टि से कितने संवेदनशील रहे होंगे, कितने महत्वपूर्ण रहे होंगे, उनके लिए किस हद तक तैयारी की जरूरत रही होगी, आप अनुमान लगा सकते हैं, क्योंकि महामहिम राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद भी उनमें शामिल थे, उन बड़ी हस्तियों में जिन्होंने मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय के भवन का दौरा किया। उन्होंने तो खैर उसका उद्घाटन ही किया, किंतु अन्य अनेक बड़ी हस्तियां पूरी दुनिया से सचिवालय आई, और वो अपने आप में कितना महत्वपूर्ण दायित्व रहा होगा, जिसको उन्होंने सफलतापूर्वक अपनी टीम के साथ में, अपनी छोटी टीम के साथ किंतु बड़ी ऊर्जावान टीम के साथ उन्होंने संपन्न किया। अन्य अनेक कार्यक्रम उनके कार्यकाल के दौरान हुए, जिनमें से कुछ से मैं निजी तौर पर परिचित हूँ। उदाहरण के तौर पर विश्व हिंदी साहित्य पत्रिका उन्होंने शुरू की, सचिवालय के कामकाज के साथ साहित्य का एक फ्लेवर जोड़ने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उन्होंने उठाया। क्षितिज कार्यक्रम रेडियो के रूप मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर के उन्होंने क्षितिज कार्यक्रम शुरू किया। लेकिन मैं कहूंगा कि सबसे बड़ा काम यदि विनोद जी के दौरान, कार्यकाल के दौरान हुआ, तो वो था सचिवालय को लोगों से जोड़ना।
विश्व हिंदी सचिवालय को हिंदी प्रेमियों से जोड़ना। सचिवालय की जो पुरानी भूमिका थी वो एक कन्वेंशनल भूमिका थी, क्योंकि वो स्वाभाविक भी था, क्योंकि वो विदेश मंत्रालय का एक संस्थान है, उसके अपने नियम और तौर तरीके हैं। किंतु चूंकि वो हिंदी का वैश्विक संस्थान है, पूरी दुनिया के हिंदी प्रेमियों की आकांक्षाएं उससे जुड़ी हुई हैं। मुझे लगता है पहली बार हमने ऐसा देखा बड़े स्तर पर, छोटे स्तर पर तो पहले भी होता रहा है, लेकिन बड़े स्तर पर हिंदी सचिवालय को हिंदी भाषियों से जोड़ना, हिंदी प्रेमियों से जोड़ना, दुनिया के कोने कोने में कार्यरत हिंदी के विशेषज्ञों से जोड़ना, हिंदी के स्वयंसेवकों से जोड़ना, ये संभवतः इतने बड़े पैमाने पर पहली बार हुआ। और यहां मुझे याद आता है पेरेस्ट्रोइका। देखिए, सोवियत संघ बहुत सफल था और अपने आप में बहुत बड़ी शक्ति था, लेकिन वो जनता से कटा हुआ था, वो दुनिया से कटा हुआ था। एक व्यक्ति आया, एक इंसान आया, मिखाइल गोर्बाचेव, और मिखाइल गोर्बाचेव ने कहा कि इफ यू आर नॉट मूविंग फॉरवर्ड देन यू आर मूविंग बैकवर्ड्स। मुझे लगता है कि विनोद जी के कार्यकाल में एक किस्म का वो पेरेस्ट्रोइका हमको देखने को मिला, जबकि सचिवालय लोगों से जुड़ा, जो कि संभवतः उसका जो अभीष्ट है वो भी वही है कि पूरी दुनिया की हिंदी की आवाज बनकर वो उसको प्रतिध्वनित करे। तो ये कार्य होना शुरू हुआ। बदलाव की जो हवाएं उनके दौरान बही, उनको हम सब जानते हैं। हालांकि विनोद जी के अपने शब्दों में वो ये कहते रहे कि मैं तो खुद एक रीता घड़ा हूं और अभी शैशवावस्था में हूं। ये विनोद जी की विनम्रता का परिचायक है, उनका ये बयान। सोशल डिजिटल की जब बात आती थी तो वो अक्सर ये बात कहा करते थे कि मैं तो सोशल डिजिटल और तकनीक से मेरा बहुत कम संबंध है, मैं तो खुद रीता घड़ा हूं। लेकिन विनोद जी के दौरान ही सोशल और डिजिटल के क्षेत्र में मेरे ख्याल से सचिवालय ने सर्वाधिक उसका लाभ उठाना शुरू किया और उसको जनता तक पहुंचने के लिए उन्होंने उसका इस्तेमाल किया। सर्वाधिक कार्य इस क्षेत्र में जो हुआ विनोद जी के दौरान हुआ। बहुत सारी नई जमीन उन्होंने तोड़ी, और कहते हैं ना, वो दिनकर जी की पंक्तियां हैं कि नया स्वर खोजने वाले तलातल तोड़ता जा, कदम जिस पर पड़े तेरे सतह वह छोड़ता जा, नई झंकार की दुनिया खत्म होती कहां पर, वही कुछ जानता सीमा नहीं जो मानता है। उन्होंने हमेशा नएपन को अपनाने की कोशिश की और अपने आप को एक रीता घड़ा कहा, हमेशा नई चीज को अपनाने के लिए तैयार रहे, और उसका परिणाम हमने देखा। पारदर्शिता एक नई चीज हमें देखने को मिली। सोशल मीडिया पर विश्व हिंदी सचिवालय का प्रसार देखने को मिला। विश्वव्यापी कार्यक्रमों की जो शुरुआत हुई, जिनका जिक्र अभी अनिल जी ने भी किया, वैश्विक हिंदी परिवार से जुड़ाव और अन्य बहुत सारे अन्य संगठनों से जुड़ाव, सृजन पत्रिका है, NIOS का और विश्व हिंदी सचिवालय का जो कोलैबोरेशन है, इस तरह की गंभीर नेटवर्किंग उनके दौरान शुरू हुई। ये चीजें अपना प्रभाव बहुत लंबे समय तक, इनका प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। रचनात्मकता की कुछ बात हो जाए, उनके दौरान सचिवालय ने कुछ नई किस्म की प्रतियोगिताएं शुरू की। अंतरराष्ट्रीय व्यंग्य लेखन प्रतियोगिता का उदाहरण दूंगा, संस्मरण लेखन की प्रतियोगिता का उदाहरण दूंगा, यात्रा वृत्तांत की प्रतियोगिता का उदाहरण दूंगा, एकांकी प्रतियोगिता का उदाहरण दूंगा। तो कुछ एक नई सोच, नई धारा वो लेकर के आए, न सिर्फ अपने कामकाज में, प्रशासन के क्षेत्र में, बल्कि लोगों के साथ जुड़ाव में भी और रचनात्मकता के क्षेत्र में भी। एक उदाहरण मैं दूंगा कि सचिवालय की जो पत्रिकाएं हैं उनको कैसे दुनिया के जन जन तक पहुंचाया जाए, इसको लेकर वो सदैव चिंतित रहे कि हमारा जो स्टाफ है, हमारे जो विद्वान हैं, जो हमारे कंट्रीब्यूटर्स हैं, लेखक हैं, उनकी जो जितनी रचनात्मकता हमारी पत्रिकाओं में आती है वो जन जन तक कैसे पहुंचे। उसको पहुंचाना अपने आप में इतनी भारी भरकम पत्रिकाएं होती है, क्योंकि ये शोध पर आधारित वार्षिक पत्रिकाएं हैं, कैसे उनको दुनिया भर में पहुंचाएं। और हाल ही में विनोद जी ने इस संदर्भ में एक परियोजना शुरू की थी कि हम इसके लिए डिजिटल माध्यमों का प्रयोग करेंगे। ई बुक फॉर्मेट में हम हजारों लाखों लोगों तक इन प्रतियोगिताओं, इन पत्रिकाओं को पहुंचाएंगे, जिससे धन भी बचेगा किंतु प्रभाव बेहतर होगा। तो एक प्रशासक के तौर पर भी कैसे अधिकाधिक संसाधनों का बेहतर प्रयोग किया जाए, कैसे सचिवालय का जो इम्पैक्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़े, और जिस अभिष्ट उद्देश्य के साथ उसकी स्थापना की गई थी उसमें एक पूरी विश्वव्यापी टीम को साथ लेकर के चल सकें, उसके लिए विनोद जी ने बहुत अथक परिश्रम किया है, जिसके लिए वे बधाई के पात्र हैं। और मैं इस अवसर पर मुझे वो याद आती है दो पंक्तियां कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर
लोग साथ आते गए और कारवां जुड़ता गया। तो ये कारवां जो विनोद जी के साथ जुड़ा था, ये कारवां आगे भी उनके साथ है। मुझे उम्मीद है कि भारत आने के बाद भी ये कारवां और विनोद जी साथ मिलकर के कुछ बड़ा और भी प्रतिपादित करेंगे और हमें उनसे बहुत कुछ आगे प्राप्त होना है। उनके आगे के करियर के लिए मैं उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया भाई बालेंदु जी। अब मैं आग्रह करूंगा जवाहर कर्नावट जी से, जो निदेशक हैं हिंदी भवन भोपाल के, कि वे आए और अपने विचार रखें। तो बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी कि आपने ये कार्यक्रम आयोजित किया, और जो बात बालेंदु जी ने कही मैं उसी को आगे बढ़ाना चाहूँगा कि विश्व हिंदी सचिवालय का वैश्विक स्वरूप प्रदान करने का ही ये परिणाम है कि आज न्यूजीलैंड से ये समारोह आयोजित किया जा रहा है। शायद मॉरिशस से समारोह होता तो ये कहा जाता कि अरे ये तो मॉरिशस में ही है। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता आदरणीय मिश्र जी की रही कि उन्होंने विश्व हिंदी सचिवालय को वास्तव में वैश्विक रूप प्रदान किया, और ख़ासकर ये जो पिछले 1.25 साल में जो परिस्थितियाँ रही वो तो और भी ज़्यादा, उसके कारण ये सब जो हमारे उद्देश्य थे या जो हम चाहते थे वो फलीभूत हुआ। मिश्र जी से मुझे 2018 में जब हम मॉरिशस में विश्व हिंदी सम्मेलन में गए थे, तब हम सचिवालय में भी मिलने का उनके साथ मौका मिला। और जैसा कि पूर्व में भी अभी कहा गया, मैं सबसे बड़ी बात मानता हूँ कि जो विद्वत्ता के साथ उनकी जो सहजता है, उनकी सरलता है, वो उनको विशिष्ट बना देती है। और मुझे याद है कि वे किस तरह व्यक्तिगत रूप से भी जुड़ जाते हैं। विश्व हिंदी पत्रिका के बाद विश्व हिंदी साहित्य पत्रिका का भी प्रकाशन शुरू किया, और मुझे याद है कि व्यक्तिगत रूप से फ़ोन किया कि हम निरंतर जब हर साल लेख भेजते हैं तो आपका लेख क्यों नहीं आया इस बार। तो ये एक मुझे बहुत एक उससे भावुक हुआ मैं कि किस तरह व्यक्तिगत रूप से वो चाहते हैं कि जो भी ये जो हम जो कुछ कार्य कर रहे हैं वो अपने उद्देश्य में सफल हो। और मुझे याद है, मुझे तो ये बहुत अच्छा लगता है कि उनकी वाग्मिता भी ज़बरदस्त है। जब वो बोलते हैं तो बिल्कुल एक ज्ञान की धारा प्रवाहित होती है। वैश्विक हिंदी परिवार में जब समय सीमा होती थी तो हमें ऐसा लगता था कि विनोद जी लगातार बोलते रहें, क्योंकि एक अद्भुत उनका जो ज्ञान का खजाना है। तो मैं बहुत उनको शुभकामनाएं देता हूं। और मुझे पता है कि मैं 2-3 साल पहले लगभग जब अगरतला गया था, जहां पर वो त्रिपुरा विश्वविद्यालय में वे पदस्थ हैं, तो मैं तो समझता हूं कि अब एक दोहरा फायदा हमको मिलेगा, क्योंकि वो वैश्विक तो हो चुके हैं, तो उनका वैश्विक परिदृश्य में योगदान रहेगा। और जो उत्तर पूर्व है, जो हमारा एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र है, वहाँ पर भी वैश्विक दृष्टि से जो हिंदी का और जो भारतीय भाषाओं का महत्व है, उसमें हमें उनका योगदान बहुत योगदान मिलेगा। और मुझे उम्मीद है कि वे जिस प्रकार उनकी जो विद्वत्ता है, जो उनका समर्पण है, वो भाषा, साहित्य और संस्कृति को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में बहुत उनका मैं योगदान मानता हूं। तो मैं उनको बहुत शुभकामनाएं देता हूं। समय भी सीमित है, बहुत सारी बातें कही जा सकती है, तो मैं फिर से रोहित जी को बधाई देना चाहता हूं। मैंने स्वयं ऑकलैंड में और वेलिंगटन में उनका कार्य देखा है। उनकी पूरी टीम यहाँ पर है, पुष्पा जी हैं, सुनीता कुमार जी हैं, कि आप लोगों ने भी बहुत सक्रिय होकर सचिवालय को योगदान दिया। तो मैं आदरणीय मिश्र जी को फिर से मैं तो जैसा कि अनिल जी ने कहा कि हम तो स्वागत के लिए आतुर हैं, हमारे लिए ये एक बहुत, लेकिन मैं समझता हूँ कि वैश्विक परिदृश्य में भारत के साथ मिलकर उनका योगदान और भी ज़्यादा होगा। आदरणीय मिश्र जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और भारत दर्शन और उनकी टीम को इस कार्यक्रम के आयोजन के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जवाहर जी। जवाहर जी के बारे में आपको बता दूं कि जवाहर जी ने पूरे विश्व की पत्रकारिता पर शोध किया है। जल्दी उनकी पुस्तक भी हमारे हाथों में आएगी, और उस पर एक मूवी भी बनी है जो मैं जल्दी साझा करूंगा। मैं प्रतीक्षा कर रहा था, मेरे पास है लिंक, लेकिन हम भारत की 25वीं भारत दर्शन की वर्षगांठ जो है मनाएंगे सितंबर में, तो हम उस वक्त उसको प्ले करना चाहेंगे। तो बहुत बहुत आभार जवाहर जी आपका। और जवाहर जी ने काफी कुछ बताया, बालेंदु जी ने काफी कुछ बताया किस तरह से सचिवालय के साथ काम किया और उनके अनुभव जो हैं।
अब मैं संतोष मिश्र जी को आमंत्रित करूंगा। संतोष मिश्र जी को मैं इसलिए बाद में बुला रहा हूं जवाहर जी से, क्योंकि भारत के सब लोग हमने पहले आमंत्रित किए और फिर हम लोग तो होस्ट हैं किस्म से, और फिजी हमारा पड़ोसी है, तो इसलिए संतोष जी को मैं आमंत्रित करूंगा, जो निदेशक हैं भारतीय सांस्कृतिक केंद्र भारतीय उच्चायोग में फिजी में। और संतोष जी बहुत काम कर रहे हैं और जितने भी प्रोग्राम होते हैं अभी फिजी में इतने सक्रिय हैं, इतना कुछ हो रहा है, कई गोष्ठियों में आपको दिखाई देंगे संतोष जी। और संतोष जी हमारे साथ भी आगे हमारे संबंध बढ़ रहे हैं, जैसे कि फिजी में जो भी कुछ होगा तो अपेक्षा है कि हम लोग मिलजुल के काम करेंगे। और मेरा आग्रह है कि अब संतोष जी आए और अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद। बड़े आदर के साथ संतोष कुमार मिश्र जी। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। मंच पर उपस्थित सम्मानित अतिथिगण, देवियों और सज्जनों, आज हम विश्व हिंदी सचिवालय के महासचिव सम्माननीय डॉक्टर विनोद कुमार मिश्र जी को अपना 5 वर्ष का कार्यकाल पूर्ण करके स्वदेश वापस लौटने के उपलक्ष्य में उनको विदा करने के लिए एकत्रित हुए हैं। जैसा कि सभी विद्वानों ने कहा, ये विदाई समारोह कहने के लिए है, ये तो एक दूसरी चुनौती स्वीकार करने के लिए अब विनोद जी तैयार हो रहे हैं। लेकिन फिर भी चूंकि अब विश्व हिंदी सचिवालय से निकल रहे हैं तो उसके उपलक्ष्य में रोहित जी ने बहुत सोच समझकर यह कार्यक्रम रखा है। उनको बहुत बहुत बधाई सबसे पहले। धन्यवाद। जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, विश्व के अनेक देशों के हिंदी विद्वान इस मंच पर विराजमान हैं, जो डॉक्टर मिश्र की लोकप्रियता और उनके गुणों का स्वतः बखान करता है। पिछले 5 वर्षों के दौरान वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उनके द्वारा किए गए प्रयास अत्यंत सराहनीय रहे हैं और मेरे पूर्व वक्ताओं ने इस बारे में बहुत विस्तार से बताया है कि किस तरह से वो विश्व हिंदी सचिवालय में एक सफल कार्यकाल पूरा करके स्वदेश वापस लौट रहे हैं। मैं अपनी बात फिजी तक सीमित रखता हूं क्योंकि और विद्वानों ने बहुत कुछ कहा, समय बहुत कम है। तो जहां तक फिजी की बात है तो आप सबको ज्ञात ही होगा कि भारत के बाहर यदि किसी देश में हिंदी बड़े पैमाने पर बोली जाती है, लिखी जाती है, पढ़ी पढ़ाई जाती है, तो वह है विश्व के मानचित्र पर सुदूर पूर्व में स्थित फिजी द्वीप समूह। भारत के बाहर फिजी शायद एकमात्र ऐसा देश है जहां हिंदी को संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। इस मंच पर विराजमान कई विद्वान यहां आ चुके हैं और स्वयं अपनी आंखों से हिंदी की स्थिति फिजी में देख चुके हैं। मंच पर उपस्थित केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल के उपाध्यक्ष श्रीमान अनिल शर्मा जी अभी हाल ही तक फिजी स्थित भारत के उच्चायोग में द्वितीय सचिव हिंदी और संस्कृति के पद का कार्यभार संभाल चुके हैं। तो ऐसे परिदृश्य में फिजी में हिंदी के प्रचार प्रसार एवं सुसंगठित करने में विश्व हिंदी सचिवालय की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। श्रीमान डॉक्टर विनोद कुमार मिश्र जी ने अपने कार्यकाल में फिजी में हिंदी की उन्नति के लिए बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रयास किए। मेरे कार्यकाल की मैं केवल 2 घटनाओं का उल्लेख करना चाहूंगा। भारत का उच्चायोग सूबा द्वारा जनवरी 2019 में एक क्षेत्रीय हिंदी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें एशिया और प्रशांत क्षेत्र के तमाम देशों के कई विद्वानों ने भाग लिया। इस सम्मेलन के आयोजन की प्रारंभिक परिकल्पना श्रीमान अनिल शर्मा जी मौजूद हैं मंच पर, उन्होंने ही की थी जब वो फिजी में पदस्थापित थे। पर उनके जाने के बाद हमने इसके आयोजन का कार्य आगे बढ़ाया तो इसमें श्रीमान विनोद जी ने न केवल सक्रिय सहयोग दिया अपितु इसका सफल आयोजन सुनिश्चित करने के लिए हमारे अनुरोध पर वह स्वयं फिजी पधारे। उनकी उपस्थिति के पश्चात यह सम्मेलन सफल होना ही था। आप सबको यह जानकर आश्चर्य होगा कि भारत से बाहर
हिंदी का झंडा बुलंद रखने वाले इस प्रशांत क्षेत्रीय द्वीप समूह में आयोजित किया जाने वाला हिंदी का यह पहला क्षेत्रीय सम्मेलन था, जिसमें विदेशों से आए हिंदी विद्वानों के साथ साथ फिजी की सरकार, फिजी के हिंदी शिक्षक और फिजी की जनता ने भारी संख्या में भाग लिया। इसके सफल आयोजन का बहुत सारा श्रेय मैं डॉक्टर विनोद कुमार मिश्र जी को देता हूं। आप सबको यह भी ज्ञात होगा कि अगला विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में ही होना प्रस्तावित है। इसका श्रेय भी मैं विनोद जी को कुछ हद तक दूंगा, क्योंकि इनके विश्व हिंदी सचिवालय में महासचिव पद पर रहते हुए ही मॉरिशस में आयोजित पिछले विश्व हिंदी सम्मेलन के दौरान अगला विश्व हिंदी सम्मेलन फिजी में आयोजित किए जाने का प्रस्ताव पारित हुआ था। इस कोरोना महामारी की त्रासदी ने विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन पर अभी ग्रहण लगा रखा है, वरना अभी तक शायद इस सम्मेलन की तिथियां भी घोषित हो जाती और हम इसके आयोजन के लिए आगे कार्य करते रहते। इसी प्रकार यूनिवर्सिटी ऑफ फिजी और विश्व हिंदी सचिवालय के साथ मिलकर पिछले वर्ष हिंदी शिक्षकों के लिए एक बृहद हिंदी कार्यशाला भी आयोजित की जानी थी, जिसमें माननीय विनोद जी और बालेंदु शर्मा जी फिजी पधारने वाले थे, लेकिन कोरोना ने इस कार्यक्रम को भी स्थगित कर दिया। फिर भी फिजी के लिए हिंदी के क्षेत्र में सम्माननीय विनोद जी के योगदान को सदैव याद रखा जाएगा और मैं आशा करता हूं कि भविष्य में वे जिस किसी भी भूमिका में होंगे वे हिंदी की सेवा निरंतर करते रहेंगे और यहाँ फिजी में हिंदी के प्रचार प्रसार में उनका योगदान बराबर मिलता रहेगा। हिंदी को विनोद जी जैसे विद्वानों की नितांत आवश्यकता है। भारत का उच्चायोग और स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र सुवा की ओर से मैं माननीय विनोद मिश्र जी को पूर्व में उनके द्वारा प्रदान की गई हर प्रकार की सहायता के लिए मैं उनको एक बार पुनः धन्यवाद देता हूं और आवश्यकता पड़ने पर हमारा आगे भी सहयोग प्रदान करते रहेंगे, ऐसा मैं उनको अनुरोध करता हूं। और अंत में मैं भाई रोहित कुमार हैप्पी जी को इस समारोह के आयोजन करने और मुझे इसमें आमंत्रित करने के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। रोहित जी न्यूजीलैंड में हिंदी की प्रतिष्ठा के लिए तथा वहां के संविधान में हिंदी को मान्यता दिलवाने के लिए अथक प्रयास कर रहे हैं। रोहित जी को भी मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मिश्र जी। अब इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए मैं किसी वक्त में जो मंच संचालक रहते थे उनका काम ये रहता था कि देखें किस अंदाज में बोलते हैं, कितने वाक्पटु हैं, वाक्पटुता कैसी है उनकी। आजकल जो मंच संचालक कुछ और किस्म के रहते हैं। मैंने संध्या जी को कहा कि आप मंच संभालिए, तो इन्होंने कहा नहीं आप ही संभालिए, क्योंकि कुछ ऐसा हो गया कि आजकल जो मंच संचालक हैं ऑनलाइन वो कुछ बाउंसर टाइप रहते हैं, तो उनको कुछ ये तो जरूरत ही नहीं पड़ती कि एक तो उनको ये इसका उत्तर देना होता है मेरी आवाज आ रही है ना, साफ सुनाई दे रही है, एक तो उनको ये बताना होता है कि आपकी आवाज बिल्कुल साफ स्पष्ट बुलंद आ रही है, और बस एक दो इस तरह के और वाक्य हैं जो उनको करने होते हैं। बाकी तो घड़ी देखते रहते हैं और फिर बस जैसे मैं देख रहा हूं। तो अब मैं आग्रह करूंगा मॉरिशस से सुनीता पाहुजा जी से कि सुनीता पाहुजा जी द्वितीय सचिव हैं हिंदी एवं संस्कृति भारतीय उच्चायोग से। उनका हमारा परिचय काफी पुराना है, भारत दर्शन में उनकी रचनाएं भी प्रकाशित हैं, उनका साक्षात्कार मधु जी के साथ प्रकाशित है। तो मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे आए और अपने विचार हमारे साथ साझा करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी। सभी को करबद्ध वंदन। भारतीय दर्शन को इस आयोजन के लिए शुभकामनाएं भी देती हूँ और मुझे
यहाँ बोलने का अवसर देकर आपने कृतार्थ किया, उसके लिए आपका आभार भी व्यक्त करती हूँ। हमारे साथ आज वीडियो के माध्यम से जुड़े थे माननीय उच्चायुक्त महोदय महामहिम श्री परदेसी जी, और अन्य साथी जो हमारे साथ जुड़े हैं। आप हैं रोहित जी, राहुल जी, अनिल जी हैं हमारे साथ, और अभी जवाहर कर्नावट जी थे, संतोष मिश्र जी हमारे साथ हैं, बालेंदु जी, सरोज जी, पुष्पा जी और अनेक साथी। हम आज जो हमारा आज के कार्यक्रम के केंद्र बिंदु हैं श्री प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी, कुछ के लिए ये विदाई है, कुछ के लिए स्वागत है, पर जैसा भी मैं देख रही हूँ कि प्रशंसाओं का तांता लगा हुआ है और वो इसके हकदार भी हैं, क्योंकि जो काम उन्होंने किया है ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, ये उनका काम बोल रहा है हम लोगों के माध्यम से। तो मैं उनका भी अभिनंदन करती हूँ, मिश्र जी का भी, और अन्य सभी साथी जो इस समय हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म से भी और देश विदेश से जुड़े हुए हैं सोशल मीडिया के माध्यम से। संध्या जी हैं, अन्य लोग हैं। मेरा मिश्र जी से जो परिचय हुआ वो वैश्विक हिंदी परिवार और भाषा विमर्श के माध्यम से ऑनलाइन ही हुआ। नाम भर जानती थी और जितना उन्हें कार्यक्रमों में देखा, और मॉरिशस में क्वारंटीन की अवधि जब पूरी हुई और मतलब कहना चाहिए उस कैद से जब बाहर आए, तो सबसे पहला रात्रि भोज का जो निमंत्रण था वो मिश्र जी से मिला। उनके घर गए, कई नए लोगों से परिचय हुआ, तो ऐसे लगा कि ये बड़ी अच्छी परिपाटी है और इस बात के प्रति वो बहुत सजग रहते हैं। मेरे लिए नहीं, शायद जो भी मॉरिशस में आता है हर एक के मुझे ये सुनने को मिलता है कि सबसे पहले हमें मिश्र जी ने बुलाया। तो उससे होता गया कि आपके नए लोग आपके संपर्क में आ जाते हैं, आपको बहुत सारी जानकारी पहली उसमें ही मिल जाती है, पहली मीटिंग में ही आप लोगों से बहुत कुछ जान जाते हैं। और मुझे यहाँ आए हुए तो 6-7 महीने ही हुए हैं, लेकिन मिश्र जी का जो 5 साल का यहाँ कार्यकाल रहा है उस अवधि के बारे में जितना मॉरिशस के लोगों से और बाहर से भी विश्व भर के लोगों से जो सुना है उसकी साक्षी मैं स्वयं रही हूँ इन 6-7 महीनों में भी, कि एक तो आपका सबसे बड़ा गुण ये है कि इतनी कठिनाइयों के बावजूद, हम सभी जानते हैं, जैसे अभी अनिल जी ने भी जिक्र किया, सिस्टम की परेशानियां होती हैं, कुछ चीजें होती हैं जिनसे हम पार नहीं पा सकते, लेकिन मिश्र जी को हर कठिनाइयों के बावजूद सभी ने काम पर डटे रहते हुए, जैसे कहते हैं ना, डटे रहना और मुस्कुराते रहना, ये आपका सबसे बड़ा गुण है। और मैंने देखा कि आपके विश्व हिंदी सचिवालय में जितने भी स्टाफ के सदस्य हैं सबके साथ आपका पारिवारिक रिश्ता है, मतलब बड़े ही सरल, सहज, और जैसा अभी बालेंदु जी ने भी कहा, विनम्र एकदम। मतलब मैंने नहीं आपको कभी क्रोध में देखा इतनी परेशानियों के बावजूद, और बिल्कुल अपने नाम के अनुसार, मतलब आपका पहला गुण, आखिरी गुण, सब गुण मिलाकर विनोदी होना आपके स्वभाव का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और मेरा तो इस छोटी सी अवधि में भी आपने इतना मार्गदर्शन किया, सहयोग किया कि मतलब स्थानीय जो दशाएं थी यहाँ पर, जो चीजें मुझे पता होनी चाहिए, सब आपने आते ही बताया, और आपके रहते मेरे सभी काम बड़े सुचारू रूप से भी हो गए। और हम जब भी मिलते थे, उच्चायुक्त महोदया से भी बातचीत होती थी, तो जैसे मैडम ने कुछ कहा तो मिश्र जी ने कभी नहीं सोचा कि ये बात उनसे कही जा रही है या मुझसे कही जा रही है, मतलब ये सचिवालय का योगदान होना चाहिए या कि उच्चायोग से कुछ किया जाना चाहिए, और कौन करेगा और श्रेय किसको जाएगा, शायद वो कभी ध्यान ही नहीं देते इस बात पे। उनका सारा जो ध्यान है, सारा जो केंद्र बिंदु कार्य का है, वो ये रहता है कि हम भाषा के विकास और विस्तार तो करें ही, मतलब इसकी तरफ तो उनका ध्यान रहता है। विकास और विस्तार के साथ साथ वो उसकी गुणवत्ता पे भी बहुत ध्यान देते थे कि किस तरह उसको और अच्छा बनाया जाए, कैसे भारतीय संस्कृति का प्रचार प्रसार किया जाए। तो जैसे अभी बालेंदु जी भी कह रहे थे कि उन्होंने इतनी प्रतियोगिताएं, मतलब ये सब इतना नयापन लाए हो इन सब चीजों में। काम पहले भी हो रहे थे, लेकिन एक होता है ना कि जो विशेष व्यक्ति होता है वो आम काम को भी, मामूली काम को भी बड़े विशेष ढंग से करता है। तो इस तरह प्रतियोगिताएं आयोजित करना, पत्रिकाओं का प्रकाशन करना, साहित्य के लिए एक अतिरिक्त पत्रिका का प्रारंभ करना, और सबसे बड़ी बात जो थी, विश्व हिंदी सचिवालय को विश्व के अन्य सभी हिस्सों में जितने भी हिंदी के साधक हैं, हिंदी के प्रेमी हैं, उन सबको जोड़ने का काम, सबके काम को एक विजिबिलिटी देने का काम जो आपने किया, वो बहुत ही मतलब सराहनीय है। और मैं जब आई तो मेरी इच्छा थी कि मैं यहाँ के सभी साहित्यकारों से मिलूं, तो मिश्र जी बोले कि इतने लोग हैं, आप एक एक से मिलने जाएंगी तो बहुत मुश्किल होगी। तो उन्होंने एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जिसमें सभी स्थापित साहित्यकारों को भी बुलाया
और फिर मेरे अनुरोध पर उन्होंने जो नए उभरते कलाकार थे, मैंने कहा उनसे भी बात कर लेते हैं। तो मतलब एकदम जैसे कहते हैं ना, एकदम सहर्ष तैयार हो जाते हैं, आप कुछ कहें और वो कहते हैं हाँ हाँ हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। तो वो कार्यक्रम भी बहुत हमारा मतलब बहुत ही सफल रहा कि इतने लोगों से बातचीत हो गई, आगे की योजनाएं बन गई। और जैसे हमारे यहाँ पर एक हमारी उच्चायोग की एक साहित्य समाज समिति है, उसके मिश्र जी सदस्य हैं, तो उसकी जितनी भी गोष्ठियां होती हैं उसमें आप स्थायी अध्यक्ष बन चुके हैं। ऐसा लगता है कि आपसे अच्छा और कोई बोल ही नहीं सकता उस कार्यक्रम का, वो जो अंतिम रूप उसको देना होता है ना, वो और कोई नहीं कर सकता। तो साहित्य समाज की जितनी हमारी गोष्ठियां हुई हो, चाहे वो स्वतंत्रता दिवस रहा हो, मातृभाषा दिवस रहा हो, होली का या किसी भी अन्य अवसर पर भी हमें कोई कवि सम्मेलन करना हो, सबका सूत्रपात करते थे। मतलब कब शुरू हुआ कार्यक्रम, कब खत्म हो गया, सब आपकी जिम्मेदारी से हो जाता था। हाइकू पर हमने इतनी अच्छी गोष्ठी की सब। और साहित्य समाज के अलावा भी चाहे लोक भाषा हो, लोक संस्कृति हो, साहित्यिक वार्ताएं हो, कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, हिंदी की प्रयोजन मूलकता की बात हो, चाहे हम विश्व के सभी हिस्सों को जोड़ें तो भारत, जर्मनी और उज्बेकिस्तान को लेकर आपने परिसंवाद किया, जापान में हिंदी शिक्षण की बात की, और अभी कल ही आप कतर में रोजगार विषय पर बात कर रहे थे। तो आपको जिस दिन पता भी चल गया कि आपने जाना है, मुझे नहीं लगता उसके बाद किसी भी एक दिन हमें ऐसा महसूस हुआ कि आप अब काम नहीं कर रहे हैं। आप रोज कार्यालय में दिखाई देते हैं, सक्रिय रहते हैं और आपका पूरा योगदान रहता है। किसी भी तरह से कोई भी सहयोग चाहिए तो लगता नहीं है कि हाँ आप जाने वाले हैं या आपका ध्यान जाने की तरफ है। पूरी तरह से आप कार्य के प्रति समर्पित हैं अभी भी। और जैसा सब कह ही रहे हैं कि आप जाएंगे, तो सिर्फ वो भौगोलिक एक बात है कि आप मॉरिशस से जा रहे हैं और भारत में जा रहे हैं, तो काम तो हम आशा करते हैं आप करते ही रहेंगे। आपने कई नई योजनाएं भी यहाँ शुरू की हैं, जैसे अभी सरोज जी और रोहित जी के साथ भी हमारी बैठक भी हुई थी, और अभी हमने जिक्र किया कि हम जो NIOS के साथ एक डायस्पोरा हिंदी सेंटर मॉरिशस में खोलने वाले हैं। तो वो परियोजना जो इस समय जितना मूर्त रूप ले चुकी है उसका सारा श्रेय विनोद कुमार मिश्र जी को ही जाता है। और हम मिश्र जी को आश्वासन दिलाते हैं कि जो भी और भी इसके अलावा कई परियोजनाएं हैं और ये भी जो भी आपने शुरू किए हैं, हम जरूर उन्हें आगे पूरा करेंगे। आपका कोई सपना हम अधूरा रहने नहीं देंगे। मैं मॉरिशस में हूँ और मेरे साथी जो आज आप सब जुड़े हुए हैं, हम सभी हिंदी के प्रति मुझे लगता है इतने समर्पित हैं कि किसी की तरफ से भी कोई भी सहयोग आवश्यक होगा तो जरूर मिलेगा। मैं मिश्र जी से भी अपेक्षा करती हूँ कि आपका सहयोग, आपका स्नेह हमें मिलता रहेगा। और आपने मतलब न सिर्फ मॉरिशस बल्कि विश्व की सभी जितनी भी संस्थाएं थी, सबके साथ मिलकर कार्यक्रम किए हैं, चाहे वो महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विश्वविद्यालय वर्धा से रहा हो, चाहे न्यू मीडिया संसार, सृजन संसार ग्लोबल फाउंडेशन और सृजन ऑस्ट्रेलिया अंतर्राष्ट्रीय पत्रिका रही हो, भारत दर्शन के कार्यक्रम रहे हो। तो मैंने देखा है कि मिश्रा जी का क्या है कि एक आम आदमी भी आपका उतना ही अच्छा मित्र है, और चाहे मॉरिशस के मैंने देखा कि प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति से भी आपके बड़े मित्रवत एक होता ना संबंध है, कि ऐसा नहीं जो व्यावसायिक संबंध है वो तो बनाने ही पड़ते हैं, वो आपकी एक व्यवस्था होती है, लेकिन उसके अलावा भी अगर आपके रिश्तों में एक प्रवाह बन जाता है तो वो शायद आपके व्यवहार की, आपके व्यक्तित्व की एक विशेषता रहती है। तो मैं आपके सहयोग और स्नेह की भी कामना करती हूँ कि वो हमारे साथ बना रहेगा। और अपनी उच्चायुक्त महोदया की ओर से भी, वो इस समय देश में है नहीं पर उन्होंने अपना संदेश भेजा है, और मैं उनकी ओर से भी और समस्त उच्च आयोग परिवार की ओर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। और आपका जो भविष्य है, परिवार है, वो सुखी समृद्ध रहे, हम कामना करते हैं। और आपके साथ मिलकर काम करते रहेंगे, आपका स्नेह सहयोग मिलता रहेगा, ऐसी भी कामना करते हैं। आभार। बहुत बहुत धन्यवाद सुनीता जी। अब लगभग 7 बज गए हैं, तो हमें दुर्गादास जी को ये प्रमाणित करना है कि हम समय के कितने पाबंद हैं। हमारी कुछ बात हुई थी और अब मेरी लात जो है वो आपके हाथ में है कि एक मेरी शर्त भी लगी हुई है कि हम कितने बजे तक खत्म करके दिखा देते हैं कार्यक्रम। तो मैं अब आग्रह करूंगा श्रीमती श्रद्धांजलि हेज गेबी बिहारी, जिन्हें हम वैसे प्यार से अंजलि जी बुलाते हैं, उनका नाम,
हिंदी सचिवालय से हैं। आप कहेंगे क्या क्या वे करती हैं, मत पूछिए आप मेरे से, आप ये पूछिए कि वे क्या क्या नहीं करती हैं सचिवालय में, इतना काम करती हैं। तो अंजलि जी की रचनाएं भारत दर्शन में भी हमने प्रकाशित की हैं। तो अंजलि जी आएं और अपना संक्षिप्त वक्तव्य दें। आभार अंजलि जी। सभी को नमस्ते। इस मंच पर मुझे आमंत्रित करने के लिए रोहित सर को आभार। प्रोफेसर मिश्र के साथ मैंने 5 वर्ष कार्य किया है, तो आज उनके लिए 2 शब्द बोलना मेरा दायित्व बनता है, भले ही हम अभी उनकी विदाई के लिए तैयार नहीं है। खैर, अपने 5 वर्ष के कार्यकाल में प्रोफेसर मिश्र जी ने सचिवालय को और हमें जितना कुछ दिया है, इससे हम सभी के बीच एक अटूट संबंध जुड़ गया है। सचिवालय में आपके कार्यों और उपलब्धियों से यहाँ सभी भली भांति परिचित है। सभी ने उनके बारे में कहा, बालेंदु सर ने कहा, सुनीता मैम ने कहा कि जितने भी कार्य उन्होंने किए हैं, जितनी भी उपलब्धियां हैं, सब की चर्चा सभी ने की है। लेकिन आज मैं इसके बारे में बात करने नहीं आई हूँ। इसके पीछे मतलब जो कार्य हुए हैं, जो उपलब्धियां हमें मिली हैं, उसके पीछे जो कार्य है, वो कहते हैं ना कि एक मूवी रिलीज हो जाती है तो सभी को अच्छा लगता है, लेकिन कैमरे के पीछे जो कार्य होता है ये किसी को पता नहीं चलता है। तो थोड़ा बहुत मैं इसके बारे में आप लोगों के साथ कुछ बातें साझा करना चाहूंगी। 2016 में जब सर पहली बार सचिवालय के दफ्तर में आए थे, तो हमारे मन में एक डर था। स्वाभाविक रूप से ये डर रहेगा कि एक नया व्यक्ति आ रहा है, नया बॉस जो कहते हैं बॉस आ रहा है, तो एक डर सा लगा रहता है कि पता नहीं कैसे व्यक्ति होंगे, उनकी कार्य संस्कृति कैसी होगी, हम लोग अडॉप्ट कर पाएंगे या नहीं, बहुत उलझन सी थी। लेकिन सर का जो व्यक्तित्व है, आप सभी परिचित हैं इससे, उनका जो व्यक्तित्व है उनमें कभी बॉस होने का अहंकार नहीं दिखा हमें। अब अध्यापक होने के कारण शायद उनमें एक टीम को संभालने, उसका नेतृत्व करने का गुण तो था ही, साथ ही प्रशासन की अच्छी समझ थी उनमें। इस कारण शायद वे सचिवालय की टीम के साथ आसानी से घुल मिल गए। अब सचिवालय की स्थापित गतिविधियां हो या फिर नई योजनाएं, सभी का उन्होंने सफल नेतृत्व किया। आपने अपने नवीन दृष्टिकोण से सचिवालय के स्टाफ को हमेशा प्रेरित किया, प्रोत्साहित किया, हमें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। और केवल दफ्तर के कार्यों में ही नहीं, बल्कि उन्होंने एक पिता की तरह हमारे निजी जीवन में भी हमारा मार्गदर्शन किया उन्होंने। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगी। वे हमेशा कहते हैं, सचिवालय का टेंशन आप दफ्तर में ही छोड़कर जाएं, घर लेकर मत जाइए। ऐसा वे कहते थे, क्योंकि काम जरूरी है लेकिन परिवार भी जरूरी है। तो ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति का मन आप समझ सकते हैं कैसा हो सकता है। ये थी कुछ मतलब निजी बातें। अब दफ्तर में कम स्टाफ और ज्यादा काम होने के कारण तनाव का माहौल तो हमेशा से ही बना रहता है, लेकिन सर ने हमेशा धैर्य और हंसते हुए उन समस्याओं का सामना किया और सचिवालय की कई योजनाएं सफल हो पाई। वे कहते हैं, मैं यहाँ हिंदी के लिए काम करने आया हूँ। वे हमेशा ये कहते हैं। ये वाक्य शायद मैं रोज ही सुनती हूँ कि वे यहाँ हिंदी के लिए काम करने आए हैं। अब किसी भी कार्य को लेकर कोई भी परेशानी होती तो वे आगे आकर उसका समाधान ढूंढते। अब वे यूं ही नहीं कहते हैं कि सचिवालय में मैंने झाड़ू लगाने से लेकर तिलक लगाने तक का कार्य किया है। सचिवालय की स्टाफ इसके मतलब इसका साक्षी है हम लोग। पानी की समस्या सुलझाने से लेकर विश्व हिंदी सम्मेलन के आयोजन में आपका योगदान सराहनीय है और मैं इसकी साक्षी हूँ।
अब सर के नेतृत्व में हमारी छोटी सी टीम, बहुत ही छोटी सी टीम है हमारी, शायद कई लोगों को पता नहीं, केवल 8 लोग हैं यहाँ पर, जिनमें से 5 ही अगर आप देखें तो अकादमिक कार्यों में संलग्न है, बाकी प्रशासनिक। अब ऐसे में इतने कठिन से कार्य हमने उनके नेतृत्व में किया है और हमने सफलता भी प्राप्त की। अब आपके सर के मार्गदर्शन, उनकी प्रेरणा, उनके प्रोत्साहन और स्नेह के लिए मेरे लिए ये आभार शब्द शायद बहुत कम है। आभार शब्द बहुत कम है। मुझे लगता है कि सचिवालय के कार्यों को अगर मैं आगे बढ़ाऊं तो यह आभार व्यक्त मैं कर पाऊंगी उनके प्रति। अब आपका मार्गदर्शन आगे भी मिलता रहे, ऐसी कामना है। और मैं हमेशा एक बात उनसे कहती हूँ कि वे एक पिता के रूप में मैं उनको देखती हूँ, तो उनका हाथ हमेशा मेरे सर पर रहे, ये मेरी कामना है। हमारे लिए यह विदाई नहीं है। सभी विदाई शब्द का प्रयोग कर रहे हैं, सभी उनका विदाई समारोह आयोजित कर रहे हैं, लेकिन मेरे लिए यह विदाई नहीं है, क्योंकि 1 सेकंड के लॉगिन का ही फासला है। एक सेकंड के लॉगिन का ही फासला है, क्योंकि दुनिया का कोई भी कोना इतना दूर नहीं है। तो आपकी भावी योजनाओं के लिए हार्दिक शुभकामनाएं सर। धन्यवाद। बहुत अच्छे अंजलि। मैं देख सकता हूं कि कैसे आप भावुक हुई हैं और आपकी जो बातें हैं हमें भी भावुक कर रही हैं। बहुत बहुत आभार आपका। और अब हमारे बीच एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके यहाँ रात के 3 मतलब सुबह के 3 बज चुके हैं। इससे पहले कि वो बैठे बैठे सो जाएं, तो मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे भाई अनूप भार्गव जी को कि वे आए और 2 शब्द कहें। अनूप जी से आप सब हिंदी प्रेमी परिचित हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं। किसी भी हिंदी के कार्यक्रम में, किसी भी हिंदी गोष्ठी में आप उनको देख सकते हैं, वो वहां होंगे। चाहे वे संचालक के रूप में हो, चाहे वो उसमें हिस्सा ले रहे हैं, चाहे वो श्रोता भी हों, लेकिन वो होंगे जरूर। तो मैं उन्हीं को आमंत्रित करता हूं। अनूप भाई, धन्यवाद। धन्यवाद रोहित। सबसे पहले तो तुम्हें बधाई। जब मुझे ये आमंत्रण दिया गया तो कुछ संकोच तो मुझे हो रहा था, क्योंकि इस समय यहाँ पर 3 बजे हैं अभी सुबह के। लेकिन एक तो जिस उत्साह और ऊर्जा से रोहित काम करते हैं वो मुझे बहुत पसंद है। करीब 15-20 वर्ष से हम एक दूसरे को जानते हैं, तो रोहित को वैसे भी मना करना बड़ा मुश्किल होता है। और इस बार विशेष रूप से जब विनोद मिश्र जी के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो मेरा मना करना मुश्किल ही नहीं, बिल्कुल असंभव सा हो जाता है। तो मुझे कहना तो बहुत कुछ है, लेकिन जैसा रोहित ने ही कहा कि समय की सीमा है, और मैं चाहता हूं कि मैं रोहित को पूरा सहयोग दूं इस कार्यक्रम को समय पे समाप्त करने के लिए। तो मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जो बालिंदु ने इतनी खूबसूरती से हर बात को कहा है, और अभी अंजलि जी ने जितने मन से, जितने भावुकता से जो बात कही है, उन सबको मैं दोहराना नहीं चाहूंगा। विनोद जी से मेरा परिचय करीब हुआ जब वो कुछ वर्ष पहले अपनी कनाडा और अमेरिका की यात्रा पर आए थे, और पहली ही मुलाकात में उनकी जो स्पष्टवादिता है, जो उनका सरलपन है व्यक्तित्व में, उसने मुझे सीधे सीधे प्रभावित किया। उसके बाद हम लोग विश्व हिंदी सम्मेलन में मॉरिशस में मिले, एक बार लिस्बन में एक सम्मेलन में मिलने का अवसर मिला। तो विनोद जी की जो बात सबसे प्रभावित करती है वो उनकी बिल्कुल स्पष्टवादिता है, उनका सरलपन है,
उनकी विद्वता तो है ही, और हिंदी के प्रति जो उनकी निष्ठा है, जो ईमानदारी है, वो मैं यहाँ पर विशेष रूप से रेखांकित करना चाहूंगा। विनोद जी उन व्यक्तियों में से हैं, उन व्यक्तियों में से हैं जिनकी किसी भी बात को, जो भी वो कह रहे हैं, उसको बिल्कुल उसी रूप में लिया जा सकता है। आपको ये दोबारा सोचने की जरूरत नहीं होती है कि ये व्यक्ति क्या यही कह रहा है या क्या उसके मन में वही है जो ये कह रहा है। तो ये जो बात है विनोद जी की, उसने मुझे बहुत प्रभावित किया, और उसका अनुभव पिछले कुछ महीनों में जब मैं विश्व हिंदी सचिवालय से जुड़ा, उसमें मुझे और भी इसका अनुभव हुआ। तो जैसा कि अनिल जी ने भी कहा था कि पिछले करीब एक वर्ष में जो वैश्विक हिंदी संस्थान, वैश्विक हिंदी परिवार, केंद्रीय हिंदी संस्थान और विश्व हिंदी सचिवालय ने मिलकर जो एक मंच खड़ा किया है, एक वैश्विक मंच, जिसपे कि विश्व के सभी हिंदी से जुड़े प्रेमियों, बुद्धिजीवियों को एक स्थान पर लाके खड़ा कर दिया है, उसमें जो विनोद जी का योगदान है, मैं उसको रेखांकित करना चाहूंगा। और बस इतना ही कहूंगा कि, और जैसा सबने कहा कि विनोद जी हमसे कहीं दूर नहीं जा रहे हैं, बस स्थान बदल रहा है, और इस आभासी दुनिया में आप कहाँ पर हैं ये मायने नहीं रखता, आप क्या करना चाहते हैं, आपके मन में क्या है, वो मायने रखता है। और वो सब विनोद जी के मॉरिशस से भारत जाने में उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो विनोद जी हमारे साथ होंगे और हम उनके भविष्य की, उनके भावी योजनाओं की, उसमें शुभकामनाएं देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद अनूप भाई। बहुत अच्छे अनुभव आपने साझा किए। और अब मैं जिस शख्सियत को बुलाने जा रहा हूं, उसके लिए मैं कह सकता हूं कि मैं कई बार तपस्या करता हूं, लेकिन वो वरदान भी दें यह जरूरी नहीं है। अभी मैंने लिखा कि दर्शन दो घनश्याम नाथ, मेरी आंखें प्यासी रे। उन्होंने पढ़ा तो नहीं, लेकिन शायद टेलीपैथिक हो गया। तो हमारे बीच राहुल जी जुड़ चुके हैं। राहुल जी को आप सब जानते हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरे लिए आराध्य हैं। आए हैं तो अब ऑनलाइन है तो ये कुछ कह भी नहीं सकता कि वो आए घर हमारे, तो ऑनलाइन आए हैं। तो राहुल जी, बड़े आदर के साथ मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप दो शब्द कहें, अपने आशीर्वचन। राहुल जी। बहुत धन्यवाद रोहित जी। सबसे पहले तो आप सबसे और सब विशेष तौर पर विनोद जी से क्षमा मांगनी है। आज मुझसे बहुत भारी गलती हुई कि आपाधापी में मेरे ध्यान से ही ये समय उतर गया। आज है लेकिन ये तो ध्यान था, लेकिन समय बिल्कुल भूल गया था। और अगर संध्या जी याद नहीं दिलाती तो शायद बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। तो मैं हृदय से क्षमा मांगता हूँ आप सबसे। विनोद जी, मैं समझता हूँ कि मुझसे ज़्यादा उनको जानने वाले लोग यहाँ पर हैं, ज़्यादा समय से जानने वाले लोग हैं, और उनके बारे में कुछ भी ऐसा बचा नहीं होगा जो कहा जाना चाहिए, जो जाना जाना चाहिए। मुझसे वो सब छूटा है, ये मेरा ही नुकसान है, उसको मैं बाद में उसकी भरपाई करूँगा। मेरा परिचय तो उनसे वैसा सघन नहीं है, लंबा नहीं है जैसा आप में से कई लोगों का है। मैं विदेश यात्राएं मेरी बहुत कम होती हैं, विश्व हिंदी सम्मेलनों में भी जाना कम ही रहा है। तो मेरी उनकी भेंट जो है, उनको जो जाना है वो पिछले 1 साल के दौरान ही जाना है, इसी मंच पर जाना है जो हमारा वैश्विक हिंदी परिवार है।
और वहाँ पर केंद्रीय हिंदी संस्थान और विश्व हिंदी सचिवालय ने मिलकर जो काम किया है, उसी दौरान उनसे उस मंच पर उनको सुना, और उसके अलावा फिर हम लोगों की आपसी जो बातें हुई, जो कई बार हुई, खूब हुई और खूब लंबी लंबी बातें हुई, बिल्कुल दिल से हुई, तो उन वार्ताओं से मुझे विनोद जी को भीतर से जानने का मौका मिला, और ऐसा लगा ही नहीं कि हम कोई शारीरिक रूप से ज़्यादा नहीं मिले हैं तो उससे कोई परिचय में और आत्मीयता में कोई कमी पड़ी। जैसा अभी अनूप जी ने कहा कि हम सब जानते हैं विनोद जी को, उनकी पारदर्शिता, उनकी भावुकता, भाव प्रवणता, और जिस उत्कट, एक मैं कहूँगा कि निष्ठा के साथ वो बात करते हैं, उसके बाद उनको जानना बहुत कठिन नहीं रह जाता, बड़ा आसान हो जाता है। वो इतने पारदर्शी हैं कि उनके बारे में ज़्यादा आपको सोच विचार की जरूरत नहीं पड़ती, समझ में आ जाता है कि ये जो आत्मा है वो कैसी है। उनकी बुद्धि, उनका बहुत विस्तृत पठन, उनकी विद्वत्ता, उनकी समझ, शास्त्रों की समझ, हिंदी साहित्य के अलावा उनकी अपनी भाषा, उनकी वक्तृता, ये सब विलक्षण है, और वो उनकी बातचीत से दिखते हैं। उनका दर्द भी दिखता है, और वो इतने ईमानदार हैं कि वो अपना दर्द भी छुपाते नहीं हैं। कोई बहुत राजनयिक तरीके से वो एक बहुत झूठी मुस्कान ओढ़कर बैठे रहें और मीठी मीठी ऊपरी बातें कहें, जैसा कि हम में से अधिकांश लोग करते हैं कई बार। विनोद जी ऐसा नहीं करते। वो विनोद तो करते हैं, विनोदी भी हैं, लेकिन उनकी जो वो इतने, फिर मैं वो उससे अच्छा कोई शब्द नहीं, पारदर्शी हैं, तलस्पर्शी जो बिल्कुल है, उनको आप आर पार देख सकते हैं, उनको महसूस कर सकते हैं, उनकी प्रसन्नता को, उनके हर्ष को, और उनके दुख, उनके दर्द, उनकी पीड़ा, दोनों को आप महसूस कर सकते हैं। कम से कम मैंने तो किया। मैं नहीं जानता कि मुझे लगता है कि जैसा उनको मैंने समझा है कि उनसे जिसने भी सघन बातचीत की है, निजी बातचीत की है, अवसर मिला है, उसका अनुभव ऐसा ही रहा होगा। ये भी उनकी व्यापक लोकप्रियता का एक कारण है। विश्व हिंदी सचिवालय में निश्चय ही वो जिन सपनों को लेकर, आकांक्षाओं को और महत्वाकांक्षाओं को लेकर, हिंदी की महत्वाकांक्षाओं को लेकर गए होंगे, उनमें भी उनको क्या लगता रहा, वो क्या कर पाए, क्या नहीं कर पाए, न कर पाने की कसमसाहट, छटपटाहट उनकी वो भी दिखती थी, और वो हम सबको दिखती थी, अलग से तो दिखती ही थी। ये भी दुर्लभ चीज है। इस तरह के पदों पर, सरकारी या अर्ध सरकारी पदों पर बैठे लोग आमतौर पर आपको ऐसे स्पष्टवादी, इतने निश्चल, आर पार दिखने वाले नहीं दिखते, लेकिन विनोद जी ऐसे हैं, और ये उनकी बहुत बड़ी शक्ति है। ये ऐसी शक्ति है जो मॉरिशस के राष्ट्रपति को प्रेरित करती है कि उनको बुला के अलग से उनसे बात करे, उनसे सलाह करे, और राष्ट्रपति से लेकर नीचे तक यही स्थिति है। यहाँ भारत में भी, अब मैं नहीं जानता कि यहाँ के जो अधिकारी हैं उनसे कैसी बातचीत रही उनकी, लेकिन उनकी क्षमता का पूरा इस्तेमाल नहीं हुआ। हिंदी जगत इस विशिष्ट जगह पर रहकर भी उनको पहुंचाकर भी नहीं कर पाया। ये मलाल और ये पीड़ा उनको तो है, लेकिन मुझे, और मैं समझता हूँ हम सबको है, क्योंकि इस बीच उनकी क्षमताओं से, उनकी चिंतन की व्यापकता से, उनकी गहराई से, उनकी विद्वत्ता से हम सबका बहुत अच्छा परिचय हुआ, और ऐसा लगा कि बहुत दिनों बाद एक बहुत सही व्यक्ति एक बहुत अच्छी महत्वपूर्ण जगह पर पहुंचा है, और उसकी योग्यताओं और क्षमताओं का भरपूर इस्तेमाल होना चाहिए हिंदी के पक्ष में, हिंदी के लिए। काफ़ी हुआ भी, और यह हम सब आज यहाँ पर हैं वो भी उसका एक प्रमाण है। लेकिन और कहीं ज़्यादा हो सकता था, होना चाहिए था।
लेकिन जिस सांस्थानिक एक संस्कृति में भारत में भाषाएं फंसी हैं और साहित्य और संस्कृति के क्षेत्र फंसे हुए हैं, उसका एक प्रमाण ये भी इस प्रकरण से हमको मिलता है। लेकिन मेरा एक ये विश्वास है, शायद आप सबने भी इसको व्यक्त किया ही होगा, कि विनोद मिश्र की प्रतिभा ऐसी है जो बांधी नहीं जा सकती, जो पदों की मोहताज नहीं है। वो कुछ है उनमें ऐसा कि वो बार बार आप उनको कितना नीचे ले जाएंगे लेकिन वो ऊपर आ ही जाएंगे। पद अलग हो सकते हैं, जगहें अलग हो सकती हैं, भूमिकाएं अलग हो सकती हैं, लेकिन वो चुप रहने वाली, अदृश्य हो जाने वाली प्रतिभा और व्यक्ति नहीं है, वो आत्मा नहीं है वैसी। तो ये विश्वास मेरा तो बहुत दृढ़ है, शायद आप सबका भी होगा। और तो ये विदाई तो कहना इसको बहुत ही अजीब है, केवल एक स्थानांतरण है, उसका समारोह मैं मान लेता हूँ। विदाई का तो कोई प्रश्न ही नहीं है, क्योंकि ना तो वो हमको छोड़ने वाले हैं ना हम उनको छोड़ने वाले हैं। तो वो अगर कोई किसी भी तरह की मुक्ति की बात सोच रहे हों, जैसा कि वो नहीं सोच रहे होंगे, तो शायद उससे मुक्त हो जाना चाहिए। तो हम तो साथ रहने वाले हैं, अभी बहुत काम करने हैं, हम सबको मिलकर बहुत काम करने हैं, विनोद जी के साथ काम करने हैं, उनके नेतृत्व में काम करने हैं, उनके विजन का, उनकी दृष्टि का पूरा हमको लाभ लेना है हिंदी के हित में, भारतीय भाषाओं के हित में। और हिंदी को वैश्विक बढ़ाने की जो यात्रा है, वो कदम दर कदम जिस तरह से बढ़ रही है, उसमें एक मजबूत साथ और नेतृत्व विनोद जी का तो रहने ही वाला है। इससे एक 5 सालों में ये तो हुआ ही है कि दुनिया भर के सारे हिंदी प्रेमी, हिंदी सेवी, हिंदी के गंभीर लोग विनोद जी को ठीक से जान गए। और जानने के बाद उनमें से कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उनको छोड़ देगा। तो वो मैं समझता हूँ कि अपनी तो कुछ ज़्यादा ही सक्रियता की तैयारी कर लें कि अब उनके पास किसी पद और उसकी जिम्मेदारियों को निभाने में समय की कमी का बहाना नहीं रहेगा। उनका भरपूर शोषण हम सब मिलकर करते रहेंगे। तो विनोद जी, आप इस रचनात्मक शोषण के लिए तैयार होंगे, ये मैं मानता हूँ। और कोई दुख नहीं है, केवल एक स्थानांतरण, एक रूपांतरण कह लें, एक छोटा सा परिवर्तन है। इसलिए आपको बधाई देता हूँ, हृदय से अभिनंदन करता हूँ आपने जो किया, और उसके लिए भी जो अभी आपको करना है, जो आप करेंगे। तो भी इस लंबी यात्रा में हम सब सहयात्री हैं, और उसमें आप तो अग्रिम पंक्ति में रहने ही वाले हैं, कहीं भी रहें। तो ये यात्रा आपकी, हम सबकी अच्छी हो, आपकी हमसे ज़्यादा गौरवमयी हो, और ऐसी हो जो आपको उस संतोष और सुख को दे सके जो आपकी बहुत गहरी भीतरी इच्छा है हिंदी के लिए, जो करने की आपकी तड़प है, वो तड़प पूरी हो सके। ये मैं शुभकामना और प्रार्थना ईश्वर से जरूर करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल देव जी। धन्यवाद अपनी अनुभव साझा करने के लिए, और आप आए इसके लिए भी। मैं जानता हूँ कितना व्यस्त जीवन है आपका, मुझे लगा था कहीं उलझ गए हैं डिबेट में। तो अब मैं इस स्थानांतरण समारोह में मैं अमेंडमेंट बहुत जल्दी कर लेता हूँ, विदाई समारोह की जगह स्थानांतरण समारोह में अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे दीपक पांडे जी, भाई दीपक पांडे, केंद्रीय हिंदी निदेशालय, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार से हैं। उन्हें कि वे आए और अपना संक्षिप्त वक्तव्य, अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। भाई दीपक पांडे जी, धन्यवाद जी। धन्यवाद रोहित जी। और भारत दर्शन के माध्यम से जो आज का कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसके लिए हम आपके आभारी हैं कि आपने एक हिंदी सेवी को हिंदी प्रेमियों की ओर से सम्मानित किया है। और जैसे बहुत सारी बातें
ये इस मंच पर हो चुकी हैं कि प्रोफेसर विनोद मिश्र जी कितने कर्मठ और लगन से हिंदी के प्रचार और प्रसार में काम कर रहे हैं। जैसा कि सब जानते हैं कि प्रोफेसर विनोद मिश्र जी ने अपनी विद्वता, विनोदपूर्ण व्यक्तित्व और विनम्रता से सभी हिंदी प्रेमियों का दिल जीता है और सभी संस्थाओं के साथ जो उन्होंने सामंजस्य स्थापित किया है वह अनुकरणीय और भविष्य में हिंदी के प्रचार और प्रसार में महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। आज विश्व में अगर हम देखें, विश्व हिंदी सचिवालय जाना पहचाना जा रहा है, तो इसके पीछे प्रोफेसर मिश्र का बहुत बड़ा योगदान है और उन्होंने इस आभासी मंच से विश्व की अनेक संस्थाओं से, व्यक्तियों से विश्व हिंदी सचिवालय की योजनाओं से अवगत कराया है। और हम ये आशा करते हैं कि जो प्रोफेसर मिश्र ने जिस महत्वाकांक्षा के साथ में इन कार्यों को आगे बढ़ाया है, उन्हें आगामी जो टीम है वह पूरा करेगी और उसमें हम सभी जो सहयोग कर सकते हैं सहयोग करेंगे और प्रोफेसर मिश्र निरंतर अपना मार्गदर्शन देते रहेंगे। मैं केंद्रीय हिंदी निदेशालय की ओर से और अपनी ओर से प्रोफेसर मिश्र के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं और आशा करता हूं कि निरंतर उनके सहयोग से हिंदी के प्रचार और प्रसार में वही निरंतरता बनी रहेगी जो उनके कार्यकाल में विश्व हिंदी सचिवालय में बनी हुई थी। धन्यवाद रोहित जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीपक जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा डॉक्टर मृदुल कीर्ति जी को कि वे आए और अपने अनुभव जो है साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी उपस्थित गणमान्य जनों को मेरा नमन, वंदन और स्तवन, और बहुत ही संक्षेप में और सारगर्भित बात कहती हूँ और मैं आपका एक मिनट वापस भी कर दूंगी रोहित जी। तो उनका जो परिचय का जो प्रशासनिक बातें हैं वो तो अभी ने लोगों ने जो प्रशासन के संबंध में थे उन्होंने की, लेकिन मेरा परिचय जो है फीजी में हुआ था मिश्र जी से, और उस सबसे पहले मुझे श्री अनिल जी ने मुझे बुलाया था फीजी में, पहले वहां गई थी, दोबारा फिर जब क्षेत्रीय सम्मेलन हुआ तब हुआ। तो वहां जो संपर्क सूत्र था वो उनकी माधुर्य और वाग्मिता और वाक्पटुता वो नहीं जो एक चतुराई वाली नहीं, जो एक सार्थक, मनोहारी, अर्थपूर्ण और भाषा की वो लावण्य, और एक जैसे कोई भी बात होती तो उसमें शिवाजी का उदाहरण, जिसने पढ़ा नहीं होगा शिवाजी को तो वो शिवाजी का उदाहरण कैसे दे सकता है। बातों के अंतर शब्दों में संस्कृति को पिरो देना, ये उनकी वाग्मिता की एक बहुत बड़ी कला है। कहीं भी कोई बात होगी तो वो भारतीय संस्कृति के जो मोती है ना उसको पिरो देते हैं वो। और एक बात यहाँ पर कहूं कि वो भाषा और हमारी भारतीय संस्कृति के माली है। यहाँ तो इन्होंने जो पौध लगाई वो पेड़ बड़ा हो गया, अब वो फल खाने के लिए छोड़ दिया मॉरिशस के लिए, अब वो यहाँ दूसरी पौध लगाने आ रहे हैं। और हमारे कोई भी ये विदाई समारोह तो शब्द ही नहीं है, क्योंकि केवल स्वागत है उनका नए आयामों के लिए, उनकी ऊर्जा को नई भूमि देने के लिए, नया आकाश देने के लिए। उनके पास अंदर क्या क्या अंतर्निहित है वो अक्सर हम कभी बात करते हैं तो हमें पता चलता है कि कितनी मणियां उनके अंदर है और वो क्या क्या करना चाहते हैं। तो जहां गति नहीं होगी, एक जगह अगर वो रुक जाते हैं, जैसा बालेंदु ने कहा कि अगर आप फॉरवर्ड नहीं जाते तो बैकवर्ड हो जाएंगे, तो जहां गति होगी ऊर्जा वहीं स्पंदित होगी, ये विज्ञान का सूक्त है। तो उनका गतिमान होना, ऊर्जावान होना
और हमारे लिए नई उपलब्धियों को देने के बिंदु हैं। और ये हमारे लिए बहुत प्रसन्नता का विषय है कि हम ऐसे पारदर्शी और हिंदी और हमारी भारतीय संस्कृति के जो पुरोधा हैं, जो पूजक है, पुजारी हैं, और वो हमारे बीच में है और हम उनके वाग्मिता से अनुप्राणित होते हैं और लाभ उठाते हैं। और मेरी यही कामना है कि उन्हें तो बहुत ऊंचा आकाश है, ऊंचाइयों का और उपलब्धियों का। अभी तो पता नहीं क्या क्या वो जो नई संस्था है उसके आधार पर तो पूरे कितने ही विद्यार्थियों को क्या क्या देंगे ये। इसी शुभकामना के साथ मैंने आपका रोहित जी 1 मिनट वापस भी कर दिया। धन्यवाद। धन्यवाद। अकबर इलाहाबादी का एक शेर है, जिंदगी में शेख क्या कारे नुमाया कर गए, जिंदगी में शेख क्या कारे नुमाया कर गए, बीए की नौकर हुए, पेंशन लगी और मर गए। तो आज हम जो यहाँ बैठे हैं वो इसलिए बैठे हैं कि मिश्र जी का जो काम है वो बड़ा काम है। जब किसी व्यक्ति की लोगों के अभिनंदन बहुत होते हैं, जब किसी व्यक्ति को बड़े प्यार से एक किस्म से, अब विदाई तो मैं शायद नहीं बोल सकता, जो भी आप उसको लगाएं, मतलब कि आपका कार्यकाल जब पूर्ण होता है और लोग आपको सम्मानित करते हैं, सम्मान देते हैं, तो इसका मतलब आपने कुछ काम किया है, क्योंकि अभिनंदन के समय बहुत और कारण हो सकते हैं। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे उच्चायोग के श्री दुर्गादास जी से, जो कि हमारे द्वितीय सचिव संस्कृत प्रेस और संचार के द्वितीय सचिव हैं यहाँ, कि वे 2 शब्द कहें। बड़े आदर के साथ दुर्गादास जी। धन्यवाद। आप सभी को सादर नमस्कार। रोहित जी, सबसे पहले मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगा, आपने मुझे ये मंच प्रदान किया और इतने महानुभावों को सुनने के बाद मुझे लगा कि मैं इस मंच के शायद लायक नहीं। बहुत अच्छी बातें सुनने को मिली और हिंदी से कैसे जोड़ा जाता है, हिंदी के लिए दुनिया में क्या क्या हो रहा है। मुझे इससे पहले ज्यादा मौका नहीं मिला, मैं युगांडा में था, वहाँ सेकंड सेक्रेटरी था, तो थोड़ा बहुत वहाँ पे मैंने हिंदी से थोड़ा, क्योंकि हमारी जॉब का एक हिस्सा है हिंदी डे मनाना है, तो उसमें जो भारत की जो नीतियां थी उसमें विश्व दिवस मनाना था और मुझे ये कार्यभार मिला वहां पर। उसका एक छोटा सा अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ कि उसमें मैं दिल से जुड़ा और उस कार्यक्रमों को मैंने आयोजित किया और उसके आयोजित करने के बाद मैंने हिंदी में ही उस प्रोग्राम को, हिंदी का था तो हिंदी में ही कंडक्ट किया था। उसके बाद मुझे कभी दिल नहीं किया कि मैं कभी इंग्लिश में कोई प्रोग्राम जो है मैं इंग्लिश बोलूं किसी प्रोग्राम में, या कोई ऐसा प्रोग्राम ज्वाइन करूं जिससे मुझे हिंदी इंग्लिश बोलनी पड़े। हमेशा दिल करता है कि मैं हिंदी में बात करूं और हिंदी के प्रोग्राम में ही सम्मिलित हूं। प्रोफेसर विनोद मिश्र जी के इनके व्यक्तित्व के बारे में और इनके कार्यक्रमों के बारे में इतनी प्रशंसा सुनी आप सबसे, तो मन प्रफुल्लित हो गया है मेरा। और मुझे ईर्ष्या भी हो रही है कि मुझे, और थोड़ा सा लग रहा है कि मुझे ये सौभाग्य नहीं मिला कि मैं इनसे कभी जुड़ पाता या कभी जुड़ा, लेकिन आने वाले भविष्य में उम्मीद करता हूं कि मैं इनसे जुड़ूं और इनसे ज्ञान प्राप्त करूं। और संक्षिप्त में जो मिश्र जी के जो सपने कुछ अधूरे रह गए हैं, अभी बहुत कुछ करना है, मैं दिल से उनको शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले वक्त में वो अपने जितने सपने उनके हैं सब उनके पूरे हों। नमस्कार, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद दुर्गादास जी। थैंक यू जी। और अब हमारे बीच कुछ युवा हैं जो बड़े प्रभावित हैं मिश्र जी के काम से, उनका सानिध्य रहा है उन्हें, तो मैं अब बड़े आदर के साथ आमंत्रित करूंगा, स्नेह के साथ, आराधना झा श्रीवास्तव सिंगापुर से कि वे आए। तो इसी अनुरोध के साथ रोहित जी क्षमा करिएगा, मुझे कहीं जाना है, मैं भी यहाँ बहुत सुबह उठ गया था। तो आदरणीय मिश्र जी जो विश्व हिंदी सचिवालय में कार्य कर रहे हैं, उनका आभार। वो पहले व्यक्ति हैं विश्व हिंदी सचिवालय में जिन्होंने
नॉर्वे से 40 वर्षों से जो पत्रकारिता में पत्रिकाएं छप रही हैं उसको वो आगे लाए। और उसी प्रकार केंद्रीय हिंदी संस्थान की भी जो प्रवासी जगत पत्रिका है उसका बहुत योगदान है। और आपने तो खैर हिंदी का पहला जो वेबसाइट बनाया ही था। भाई इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। आप लोगों के दर्शन हुए और हिंदी का इसी तरह काम करते जाइए। और ये ध्यान रखिए कि यहाँ पर आज भी सभी लोगों ने वक्तव्य ने बोला और रोहित जी को और सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ और क्षमा कीजिएगा, मुझे विदा दीजिए। और सभी लोगों का आभार और मिस जी से आगे भी जुड़ते रहेंगे। आप आए इसके लिए बहुत बहुत आपके आभारी हैं। धन्यवाद जी। अपनी विनोद प्रियता और वाक्पटुता के लिए लोकप्रिय प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी के उद्बोधन को जितनी बार भी मुझे सुनने का अवसर मिला है, उसे सुनकर मुझे हर बार कुछ नई जानकारियां और एक नए आनंद की प्राप्ति हुई है। पौराणिक उद्धरणों से समृद्ध उनके वक्तव्यों में हिंदी शिक्षण का इनका विशद अनुभव और भविष्य की योजनाओं का बड़ा सुंदर समागम देखने को मिलता है। विशेष रूप से मैं सिंगापुर संगम द्वारा आयोजित 2 कार्यक्रमों का उल्लेख करना चाहूँगी, विश्व हिंदी दिवस और शक्ति संगम, जिनमें विनोद जी मुख्य अतिथि और अध्यक्ष के रूप में सम्मिलित हुए थे और मंच संचालन का दायित्व मुझ पर था। तो इनके उद्बोधन की 2 प्रमुख बातों के बारे में बताना चाहूँगी। जो उन्होंने पहली बात कही थी विश्व हिंदी दिवस पे कि विश्व हिंदी सचिवालय मॉरिशस का जो नया भवन है वो हिंदी के मंदिर की तरह है और विनोद जी पुरोहित के रूप में उस मंदिर में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। तो हिंदी के प्रति उनका ये अनन्य भाव, जो अनन्य सेवा भाव है, वो अनुकरणीय है और प्रेरणादायी है। उसी तरह से शक्ति संगम में उन्होंने कहा कि वे स्वयं को अर्धनारीश्वर भाव से देखते हैं। तो अपने भीतर के स्त्रैण पक्ष की ये जो सुंदर स्वीकारोक्ति है, यही उन्हें शेष से विशेष बनाती है। और अपने एक और व्यक्तिगत अनुभव को यहाँ साझा करना चाहूँगी कि जब विश्व हिंदी सचिवालय द्वारा आयोजित एक प्रतियोगिता में मैं अपनी प्रविष्टि भेजने का प्रयास कर रही थी और इस क्रम में किसी अन्य अधिकारी से जानकारी चाहिए तो मुझे उत्तर प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन मैंने फेसबुक पर विनोद जी का प्रोफाइल देखा और उन्हें मित्रता का न्योता भेजा। तो मेरे जैसे नए और कम अनुभवी लेखक की मित्रता के आग्रह को उन्होंने न केवल स्वीकार किया, अभी तो मैसेंजर के माध्यम से मैंने जब उनसे प्रविष्टि के बारे में जो प्रश्न पूछे उन सभी प्रश्नों का बहुत विस्तार से उत्तर दिया। तो आपका व्यवहार महत्वपूर्ण पदों पर जो आसीन व्यक्ति हैं या अपने समकक्षों के साथ या प्रतिफल में लाभ पाने की आशा जगाने वाले व्यक्तियों के साथ कैसा होता है, यह आपके व्यावहारिक पक्ष को दिखाता है। किंतु जनसाधारण के साथ किया गया आपका व्यवहार ही आपके वास्तविक चरित्र का परिचय होता है। और अपने निजी अनुभव के आधार पे मैं प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी के बारे में ये विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि ये वास्तव में एक सहृदय, समभाव रखने वाले और उदार चरित्र के व्यक्ति हैं। वे जहाँ भी जिस भी पद पर आसीन होंगे अपनी एक अमिट छाप छोड़ेंगे। उनकी नई पारी के लिए मेरी ओर से अनंत शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद आराधना जी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा ममता मिश्र जी को जो नीदरलैंड से हैं। ममता जी को मैं अनुरोध करूंगा कि ममता जी अपने 2 शब्द हमारे बीच रखें। बहुत आभार रोहित जी, और मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार आपको देना चाहूंगी कि भारत दर्शन की ओर से जो आयोजित हो रहा है विश्व हिंदी सचिवालय के महासचिव आदरणीय विनोद जी के लिए कार्यक्रम, उसका हिस्सा बनाने के लिए। मेरे लिए विश्व हिंदी सचिवालय और विनोद मिश्र जी ये दोनों समानार्थी संस्थाएं हैं। मैं उनको व्यक्तित्व नहीं और संस्था के रूप में ज्यादा देख रही हूँ जितना मैं उनको देख पाई हूँ अभी तक। और सिर्फ आधिकारिक तौर पर नहीं, प्रशासनिक तौर पर भी वह बहुत सारे निजी तौर पर भी जन कल्याण के कार्य करते हैं। और विनोद जी के कई विचार सुनने का अवसर प्राप्त हुआ तो मुझे एक बात है जो कि 100% वो सफल रहे हैं लोगों तक पहुंचाने में, कि अगर हमें अपने देश के साहित्य या इतिहास किसी को बचाना है तो भाषा का संवर्धन बहुत जरूरी है। और भाषा का संवर्धन और संरक्षण जितनी कुशलता के साथ विनोद जी, आदरणीय विनोद जी कर रहे हैं वह बहुत ही मतलब अतुलनीय और अनमोल है। और आपने भाषा और जनमानस के बीच में एक बात कहना चाहूंगी, एक बहुत सुदृढ़ सेतु का कार्य किया है। तो वह मैं अपनी ओर से 2 शब्द कहकर ये बात समाप्त करूंगी, क्योंकि मुझे आपको सुनना है, उसमें मुझे ज्यादा रुचि है। तो मैं 2 शब्द कहना चाहूंगी कि मंजिलें अभी और भी हैं आपके लिए,
मंजिलें अभी और भी हैं, रास्ते मीलों तलक, जगह बदल जाने से जज्बे नहीं बदला करते, जगह बदल जाने से जज्बे नहीं बदला करते। और अपनी जिम्मेदारियां हमारे प्रति, हम सब के प्रति आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ गई हैं। तो आपके स्वर्णिम भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। अब मैं अमित भाई आग्रह करूंगा आपसे कि स्क्रीन आप साझा करें एक बार हमारे साथ। अमित भाई जी, सभी गणमान्य अतिथियों को नमस्कार, अभिनंदन। और रोहित भाई जैसे कि साहित्य में प्रयोग करते हैं वैसे ही तकनीकी में भी बड़ा सुंदर प्रयोग करते हैं, और उसी प्रयोग के जरिए उन्होंने एक छोटी सी स्मृति चिन्ह तैयार करने की का प्रयत्न किया है, और वही प्रयत्न मैं आपके सामने साझा कर रहा हूं। आशा है मेरी स्क्रीन आप देख पा रहे हैं। जी जी जी। और ये जो स्मृति चिन्ह है ये रोहित जी ने डिजिटली स्वयं तैयार किया है। धन्यवाद। ये जो डिजिटली हम विनोद जी को भेज देंगे। धन्यवाद अमित भाई, बहुत सुंदर है, बधाई रोहित जी। धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा विनोद मिश्र जी से कि वो 2 शब्द करें, इससे पहले कि संध्या जी धन्यवाद ज्ञापित करें। उससे पहले विनोद मिश्र जी को मैं अनुरोध करता हूं कि वे 2 शब्द कहें। धन्यवाद रोहित जी, आभार भारत दर्शन, सिंगापुर संगम, संध्या जी। आभार प्रकट करना चाहूँगा उच्चायुक्त महामहिम परदेसी जी के प्रति, शरद शर्मा जी के प्रति, आदरणीय अनिल शर्मा जी के प्रति, राहुल जी, दुर्गादास जी, अमित जी, बालेंदु जी, कर्णावत जी, अनूप भार्गव जी, मृदुल कीर्ति जी, और तमाम हमारे अनगिनत सुनीता पाहुजा जी, सबके प्रति। और आज तो मैं सुनने की स्थिति में था और मुझे लगा कोई तो 2 शब्द शिकायत के कह दे ताकि मेरा मन हल्का हो जाए, लेकिन सबने जितनी भी बातें की उन सबको बिल्कुल सहेज कर मैंने रख लिया है। राहुल जी ने कहा था कि आपको हम मुक्त नहीं करेंगे, तो मैं तो काशी से हूँ, तुलसी का भक्त हूँ। तुलसी कहते हैं कि सगुण उपासक मोक्ष न नहीं, मैं मोक्ष की कामना ही नहीं करता। अभी हमारी ममता जी ने कहा, मंजिल की तरफ इशारा किया, तो उन्हें भी मैं कह दूं कि न पूछ कि है मेरी मंजिल कहाँ, अभी तो सफर का इरादा किया है। न हारूंगा हौसला उम्र भर, किसी से नहीं खुद से वादा किया है। ये भी कहना चाहूंगा कि सिमट सका न कभी जिंदगी का फैलाव, सिमट सका न कभी जिंदगी का फैलाव, कहीं भी खत्म गमे आशिकी नहीं होता, कहीं भी खत्म गमे आशिकी नहीं होता, कोई न कोई निकल आती ही है गुंजाइश, किसी का भी प्यार कभी आखिरी नहीं होता। और हम तो कबीर के शहर से हैं, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठी हाथ, जो घर फूके अपना चले हमारे साथ। 5 वर्ष का प्रवास ऐसे ही बीत गया, और जो रीता घड़ा लेके आया था वो रीता ही रह गया। सोचा था भरूंगा, भर ले जाऊंगा, लेकिन वही अधजल गगरी छलकत जाए। हाँ, इतना जरूर है कि जो दायित्व तो दिया गया, कोशिश की गई। अनिल जी ने बिल्कुल ठीक कहा, सरकारी बाध्यताएं होती हैं। तो भाषा हो, साहित्य हो, संस्कृति हो, या कि कोई संस्था भी हो, वो केवल अगर हम सरकारों के भरोसे छोड़ देंगे तो नहीं चलेगा। सरकारें तो आएंगी जाएंगी, बनेंगी बिगड़ेंगी, संस्थाओं को रहना होगा, भाषाओं का रहना होगा, और उसे हमें आपको ही जिंदा करना होगा। सरकारों से बहुत उम्मीद, ये 5 वर्ष के तिक्त अनुभव के बाद मैं साझा कर रहा हूँ कि सरकारों के अपने एजेंडे होते हैं, उसमें कभी नफा नुकसान हो जाता है, उनके अपने मानक होते हैं। लेकिन अगर जन सामान्य भाषा के संवर्धन में जुड़ जाए, पिछले 1.5 वर्षों से हम लोग जिस तरह से आभासी मंच से जुड़े हुए हैं, और हिंदी के जितने कार्यक्रम हुए, 100-150 कार्यक्रमों का मैं साक्षी बना हूं। ये किसी सरकार ने नहीं कहा था करने के लिए, लेकिन हमने किया।
हमें याद आता है कि हम जिस काम के लिए आए हैं। और सरकारी प्रतिष्ठानों में अक्सर यही देखा मैंने कि आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। तो 5 वर्ष तक कपास उठते उठते सचिवालय में कुछ कर गया मैं, वो मेरा दायित्व था। और अकेले मैंने कहाँ किया, हमारी छोटी सी टीम थी। अंजलि को देखा आपने, यशमा है, माधुरी रामधारी जी हैं, और 3-4 और लड़कियों महिलाओं का सचिवालय। तो मुझे तो मेरा यकीन पुख्ता होता है कि अगर माताएं हैं तो भाषाएं हैं, अगर मातृसत्ता सशक्त है तो भाषा जिंदा रहेगी। तो सचिवालय इन्हीं के सहारे, इन्हीं पंचकन्याओं को लेकर हमने पूरा नवरात्र कर लिया। चिंता जरूर होती थी, तमाम चीजें छूट जाती थी। मुझे एक शेर याद आता है कि उनकी मजार पर एक भी दिया नहीं, जिनके लहू से जरे थे चरागे वतन, जगमगाते हैं उनके मकबरे जो बेचते थे शहीदों के कफन। हम चाहते हैं कि उन मजारों पर भी दिए जले जिन्होंने भाषा का संवर्धन किया था, जिनके लहू से भाषा के दीप जले थे। उन मजारों का जीर्णोद्धार हो, पुनरुद्धार हो। मुझे लगता है कि ये 5 वर्ष तो बहुत कम, और मेरे जीवन के 33 वर्ष इसी पूर्वोत्तर और त्रिपुरा, ये जोड़ लिया जाए त्रिपुरा और मॉरिशस को, तो 33 वर्ष लगातार, 20 वर्ष अरुणाचल को दिया, 8-9 वर्ष त्रिपुरा को, फिर यहाँ। और मैंने दिया क्या, मुझे मिला है। मैं तो मंचों से कहा करता हूँ कि पूर्वोत्तर में, अरुणाचल प्रदेश में हमने एकलव्यों को पैदा किया। हमें अर्जुन नहीं चाहिए, हम राजघरानों के राजकुमारों को हमने नहीं पढ़ाया, हमने जनजातियों को पढ़ाया, एकलव्य पैदा किए। और हिंदी के धनुर्धर पैदा हुए, इनके धनुष टंकार की गूंज दुनिया में सुनाई देती है। 25-30 वर्ष का युवा अध्यापक अरुणाचल प्रदेश का साहित्य अकादमी पाता है। ये हम लोगों की उपलब्धि है। हम उन्हीं विद्यार्थियों में अपने को देखते हैं, और ये सच है। हम अध्यापक, हम कोई बूढ़े नहीं होते। अभी दिल्ली से सुबह एक हमारी मित्र हैं, उन्होंने फोन किया कि सर आप रिटायर हो गए। देखा फेसबुक पर, हमने कहा कि मुझे देखने से लग रहा है कि मैं रिटायर होने वाला हूं। और उन्होंने कहा आपकी उम्र कितनी है? हम कहे 25 वर्ष। तो अभी तो मैं 25 का हुआ हूं, और लौटूंगा तो ढेर सारे काम, और आप लोगों को निराश नहीं करूंगा मैं, क्योंकि हमने साझा स्वप्न देखा है। और हम वो नहीं है कि आधे रास्ते छोड़ के चले जाएं। मंजिल मिले न मिले इसका गम नहीं, मंजिल की जुस्तजू में मेरा कारवां तो है। तो हम लोग तो लश्कर हैं, आगे बढ़ते रहेंगे और भाषा का संवर्धन करते रहेंगे। आप लोगों ने इतना सुंदर आयोजन किया, और मैं तो कई बार भावुक हुआ कि क्या मैं सचमुच मैंने कुछ किया। मैंने कुछ किया नहीं, हमारी टीम थी, हम लोगों ने किया, मिल करके किया, क्योंकि संघबद्ध प्रयत्न से ही कुछ हो सकता है। तो मॉरिशस में जिन लोगों ने जिस भी स्तर पर जैसा भी सहयोग किया या असहयोग किया, सबके प्रति विनयावनत भाव से मैं आभार प्रकट करता हूँ। सबने साथ दिया, और ये 5 वर्ष की जो यात्रा थी, कई पड़ाव आए, लेकिन हम लोगों ने सुख दुख सब साथ में बिताया। चाहे वो दुख की रात हो चाहे सुख की हो, सब बीत ही गई। लौट रहा हूं भारत। मुझे अजीब लग रहा था कि मेरी विदाई है। एक शब्द और भारत में प्रचलित है, सोचा मैंने कह दूं घर वापसी, तो उसका भी बड़ा नकारात्मक अर्थ लोग लेते हैं कि मैं घर वापसी करूं। फिर हमने कहा नहीं, मेरे अंदर वही भाव था कि बिल्कुल भरे पूरे अच्छे समृद्ध परिवार में ब्याही गई बेटी जब मायके लौटती है, तो जो उसके मन में भाव होता है, जो उत्साह होता है, भले वो गांव की झोपड़ी से गई हो, उस झोपड़ी से उसका लगाव होता है। तो कुछ मतलब वही भाव मेरे मन में कि अपने उसी झोपड़ी में लौट रहा हूं। ससुराल कितनी भी अच्छी हो, क्यों न हो किसी लड़की के लिए, किसी स्त्री के लिए, लेकिन मायका उसका बड़ा प्रिय होता है। तो मेरी मायके वापसी हो रही है, मैं ये कहूँ। और जैसा कि आराधना ने कहा कि स्त्रीण तो मेरे भीतर है ही, अगर हम शिव के नगरी से हैं तो अर्धनारीश्वर की कल्पना हमारे यहाँ ही केवल की गई है। क्योंकि पुरुष के भीतर का अगर स्त्री भाव मर जाए तो मरकट हो जाता है, वो कहीं का नहीं रहता है।
उसमें मृदुलता आ जाती है, उसमें माधुर्य आ जाता है। इसी का ठीक उल्टा अगर किसी स्त्री में पुरुष का भाव आ जाता है, देखिए क्या हालत होती है। तो ये केवल पुरुष को सौभाग्य मिला है कि उसके भीतर स्त्रीण का भाव आता है तो और सुंदर हो जाता है, अच्छा हो जाता है। लेकिन बहुत अधिक नहीं आना चाहिए, नहीं तो पांचों उंगलियां इधर उधर घूमने लगती हैं। तो मैं भी बहुत समय नहीं लूंगा। रोहित जी जिस तरह से शुरू से सबको धमका रहे थे और डरा रहे थे, समय समय, रोहित जी समय किसी का इंतजार नहीं करता लेकिन हम हैं, हम समय को मुट्ठी में बांध लेते हैं, समय को हम जीतते हैं। बस एक ही इच्छा थी कि बिल्कुल कि जस की तस धर दी नीचे दरिया, अगर ये भाव है तो यहाँ से लौटूं तो जस की तस चादर बनी रहे, कोई छींटे न पड़े, कोई दाग न लगे, और उसी की कोशिश की गई। बाकी जो अच्छा हुआ उसका श्रेय मैं अपनी पूरी टीम को देता हूं, सचिवालय, यहाँ की सरकार, उच्चायोग, और जो कुछ न कर सका वो मेरी अक्षमता कह लीजिए, जो कुछ न हो सका परिस्थितियां जिम्मेदार थी, लेकिन बहुत कुछ हुआ और बहुत कुछ किया जाना शेष है। और वही दिनकर याद आते हैं कि समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याध है, जो तटस्थ है समय लिखेगा उनका भी अपराध। तो अगर जो तटस्थ है अगर उनका अपराध न लिखा जाए तो सामने आए, सजग हो, भाषा और संस्कृति के संवर्धन में लगे। आदरणीय राहुल जी जैसे लोग जिन्होंने निष्प्रिय भाव से हिंदी की सेवा अभी भी लगातार निरंतर कर रहे हैं हर मंच से, तो ऐसे भाषा के कबीर पैदा हो और केवल सरकारों के भरोसे संस्थाओं को न छोड़े, नहीं तो बहुत जल्दी, मैं भविष्यवाणी नहीं करना चाहता, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि ऊंचे भवनों से कोई संस्था नहीं जानी जाती है, तो कहीं ऐसा न हो कि वो सुंदर भवन विफलताओं का स्मारक बन के न रह जाए। इसलिए सरकारों के भरोसे लोगों को आगे आना होगा, निष्प्रिय भाव से हम सबको जुड़ना होगा। सरकारें तो आएंगी जाएंगी, व्यवस्था बदलेंगी, बिगड़ेंगी, बनेंगी, अगर उसे विफलताओं का स्मारक बनाना है तो आप लोग चुप हो जाइए, समय को अपने हिसाब से, और काल के दंड विधान से कोई नहीं बचा है, हम भी नहीं बचेंगे। इसलिए हम चाहेंगे कि आप सब लोग सचिवालय को, और हम तो उस ऋषियों के देश से आते हैं जहां तिलोत्तमा की संकल्पना की गई, सबने अपना अंश देकर के तिलोत्तमा बना दिया, तो हम सब सचिवालय को ही तिलोत्तमा क्यों न बनाए? एक एक तिल अपना अंश दें तो सचिवालय बहुत अच्छा हो जाएगा। और मैं आशावादी हूं, मैं हिम्मत हारने वाला नहीं हूं, और ये मैंने कहा ना कि मैंने खुद से वादा किया है कि कभी थकेंगे हारेंगे नहीं। हम तो वर्क अल्कोहलिक अपने को मानता हूँ, 18-18 घंटे, अंजलि साक्षी है, हम लोग सुबह 9 बजे आए हैं और दूसरे दिन सुबह 4 बजे गए हैं घर, और यही लड़कियां जो हैं हमारे साथ काम कर रही, किसी की आंखों में नींद नहीं, जम्हाई नहीं, केवल काम करना है, जो कि मॉरिशस की कार्य संस्कृति से बिल्कुल अलग है। वहां 8:45 पर आते हैं और 4 बजे थैला बंद हो जाता, चले जाते हैं, और 4 बजे तो हमारा काम शुरू होता था, और दूसरे दिन सुबह 4 बजे हम जा रहे हैं अपने अपने घर, और आश्चर्य कि 9 बजे फिर हम हाजिर हो जा रहे हैं, सभी आ जाते हैं वापस। तो ऐसी निष्ठा कहाँ मिलेगी आपको? तो उन्हीं 5 कर्मियों के साथ, वही पंच भिक्षुओं के साथ, वही पंच प्यादे, परिवर्तन तो 5 ही करते हैं। हम पांडव, हमें कौरव की सेना नहीं चाहिए थी, हमें तो पांडव चाहिए थे, और सिर्फ 5 गांव, और क्या चाहिए हमें? इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप सब इस कार्यक्रम में जुड़े, और विशेष रूप से रोहित जी, आपने सबको जोड़ा, आपके सूत्रधार रूप को नमन करते हुए, और आपने पानी पी पी के सबको कोसा है। देखिए अब वक्त आ गया कि मैं आपसे विदा ले रहा हूं, और आप सबके प्रति बिल्कुल विनयावनत भाव से नमन करता हूं और स्मरण करता हूं आप सबके स्नेह, सहयोग, सहकार जो कुछ मिला मुझे। और हम तो काशी नगरी के हैं, हम तो एक कंठ विश्वाई भी हैं, हम तो नीलकंठ बन जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि वो है ना, एक शेर है, वही करके अपनी बात खत्म करूंगा, कि पिछली नस्ल ने हमसा क्या जहर पिया होगा, पिछली नस्ल ने हमसा क्या जहर पिया होगा, उनके कंठ नीले थे, हमारा जिस्म नीला है। हम तो नीले जिस्म वाले हैं, और हिंदी के सिपाही को तो नीला जिस्म करना ही होगा। कोड़ों की मार सह के इस गिरमिटिया देश में, इन गिरमिटिया देशों ने हिंदी को बचा कर रखा, संस्कृति को बचा कर रखा, तो उनके प्रति उन्हें याद करें हम,
और सचिवालय की सबसे अच्छी श्रद्धांजलि यही होगी कि गिरमिटिया देशों में हिंदी बची रह जाए, क्योंकि करोड़ों का कर्ज उधार है उन गिरमिटिया मजदूरों की जो यातनाएं दी गई थी। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम दूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। अलविदा नहीं कहूंगा, मिलेंगे जरूर किसी न किसी मोड़ पर कहीं न कहीं, और हर तरह के शोषण के लिए मैं तैयार हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद। धन्यवाद प्रोफेसर मिश्र जी। मैं डराता धमकाता नहीं हूँ, आपको बहुत सुंदर वक्तव्य। मैं सिर्फ ये याद दिलाता रहता हूँ कुछ ना कुछ बड़े स्नेह के साथ। अब क्या करूं, मिट्टी का कुछ ऐसा रंग रहता है कि जो बंसरी बजाने वाले भी हैं, रासलीला रचाने वाले, वो भी कुरुक्षेत्र की धरती में आके लठ बजाने लगते हैं मिश्र जी। तो मुझे क्या करूं, मिट्टी कुछ इस तरह की है। शिव कुमार सिंह है हमारे साथ, पुर्तगाल से हैं। उन्हें कहूंगा कि वे आए और अपने कुछ विचार साझा करें। नमस्कार, मैं साथ में हूँ और सबसे पहले तो आपको धन्यवाद कि आपने इतने श्रम के साथ दुनिया को जोड़ा। और मैं शुरुआत करूंगा, जो विनोद जी बहुत जगहों पे बोल चुके हैं कि चिराग का अपना मकान नहीं होता, जहां जाएगा वहां रोशनी बिखेरेगा, तो बिल्कुल ये सटीक बैठता है विनोद जी पे। और दूसरी जो चीज है, जो विदाई समारोह पे जो राहुल जी ने भी बोला, और हम यही कहेंगे कि ये फेयरवेल नहीं है, आप अगले मिशन में जहां कहीं भी जा रहे हैं वहां पे फेयरवेल करें, है ना। तो ये हमारी जो है, हम सबकी तरफ से शुभकामनाएं हैं। बहुत सारे अनुभव हैं जो हम व्यक्तिगत रूप से भी कभी समय मिलेगा तो जो है विनोद जी को बता पाएंगे। लेकिन हाँ, ये एक चीज है कि जो एक तरह से भारतीय चुनाव आयोग को जो गरिमा टी.एन. शेषन ने प्रदान की, शायद कहीं न कहीं वही गरिमा विश्व हिंदी सचिवालय को मॉरिशस से बाहर ले जाकर वही गरिमा जो है विनोद जी ने प्रदान की है। तो ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि रहेगी। और इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। आप दीर्घायु हों और स्वस्थ रहें और हिंदी की सेवा में लगे रहें। बहुत बहुत धन्यवाद रोहित जी, बैक टू यू। धन्यवाद, बहुत अच्छे शिव जी। मैं आपको बहुत स्नेह करता हूँ, इसीलिए कि आप मेरा कितना ख्याल रखते हैं। बस आप ही की तरह सारा संसार हो जाए तो बस जीवन सरल हो जाए। धन्यवाद। संध्या जी धन्यवाद ज्ञापित करेंगी। धन्यवाद। उनको तो कोई कुछ नहीं कहेगा, मिश्र जी तो नहीं कहेंगे कोस रहे हो ये वो जो। अब मैं संध्या जी को लेके आता हूँ। संध्या जी पूरी प्रशंसा संध्या जी की होगी क्योंकि धन्यवाद देंगी। आइए संध्या जी, बड़े आदर के साथ। धन्यवाद रोहित जी। मैंने इसीलिए कहा था मैं संचालन नहीं करूंगी क्योंकि उसमें बहुत डांट खानी पड़ती है, तो ठीक है। बहुत बहुत आभार आप सभी का आज इस आभासी मंच से जुड़कर हम सब के प्रिय प्रोफेसर विनोद कुमार मिश्र जी की नई पारी की शुरुआत में अपनी ओर से हम शुभकामनाएं दे सके, इसके लिए आप सभी जुड़े और बहुत बहुत आभार आप सभी का। दुनिया के कई देशों के लोग जुड़े हैं और आज जिन्होंने भी अपने वक्तव्य दिए या जो नहीं बोल सके, मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। पुष्पा जी ने बहुत ही सुंदर शुरुआत की, सबका स्वागत उद्बोधन किया। सरोज जी ने जैसे कहा कि विदाई नहीं है बल्कि ये स्वागत आगमन है और एक तैयारी है, एक कार्य रूप बन गया है, बस विनोद जी को जाकर वहां कार्य शुरू करना है। अनिल जी ने कहा कि जिस तरह से पहल करने की भावना उनमें है और जो सत प्रयास वैश्विक स्तर पर उन्होंने किया, सचिवालय को उससे एक नई गरिमा मिली है। बालेंदु जी ने तो बहुत ही खूबसूरती से, बहुत विस्तार से उन्होंने कहा कि विश्वेषणों का पुंज है विनोद मिश्र जी, और मैं जानती हूं कि आप सभी इस बात से सहमत होंगे क्योंकि निजी जुड़ाव हम में से कई लोगों का निजी जुड़ाव रहा है, लेकिन जो भी विशेषण उन्होंने चुने वो मुझे लगता है जिनका ना भी रहा हो वे भी उससे सहमत होंगे क्योंकि उन्होंने बहुत प्रेमियों को जोड़ा है, हिंदी प्रेमियों को सचिवालय से जोड़ा है। सचिवालय का भवन बना या नहीं बना, लेकिन सचिवालय दुनिया तक पहुंचा तो वो मिश्र जी के कार्यकाल में पहुंचा। और इसके लिए मैं सिंगापुर से भी इस बात के लिए सहमत हूं कि मिश्र जी के कार्यकाल में ही सिंगापुर में पहली बार सचिवालय का सहयोग प्राप्त हुआ सिंगापुर संगम को, और तब से अब तक हम उनके साथ मिलकर कई कार्य करते आ रहे हैं। साथ ही जवाहर जी ने कहा कि कितनी सरलता और सहजता से वो
वो अपनी वाग्मिता का प्रयोग करते हैं, जो हम सब के लिए एक उदाहरण है कि बड़ी ही आसानी से बड़ी बड़ी बातें कह जाते हैं और हम उसे उस समय तो मुस्कुरा के ले लेते हैं, बाद में लगता है कितनी बड़ी और गहरी बात थी। संतोष मिश्र जी ने फिजी में उनके सहयोग के साथ जो भी काम हुआ है उस पर चर्चा की और साथ ही भविष्य में अन्य सहयोग की भी कामना की। सुनीता पाहुजा जी ने कहा कि किस प्रकार उनका स्वागत मॉरिशस में इतने बड़े पद पर होते हुए भी इतनी सरलता से मिश्र जी ने किया। हमेशा मुस्कुराते रहना, बिना जो विनोद उनका नाम है उसको पूरी तरह से चरितार्थ करता हुआ ही कार्य वो करते हैं। अंजलि जी ने जिस तरह से अपनी बात रखी, मुझे लगता है कि एक प्रतिष्ठित पद पर व्यक्ति जब कार्य करता है तो उसके सहयोगी जो उसके साथ काम करते हैं, अगर वो इस तरह की बात कर दें तो वो उसका कार्य करना सफल हो जाता है। क्योंकि हम तो दूर से हैं, हमें सब कुछ हरा हरा ही दिखाई देगा, लेकिन जो साथ में 365 दिन कार्य कर रहा है, अगर वो इतनी आत्मीयता से, इतने दिल से उनकी आंखें भी भर आई थी, तो इसका मतलब ये दिखाता है कि विनोद जी का व्यक्तित्व कितना सुंदर, सहज और कार्य को आगे बढ़ाने वाला है। मैं बात करूंगी इसके बाद अनूप भार्गव जी की, जिन्होंने रात्रि के 3 बजे तक जागरण किया, तो सिर्फ इसलिए क्योंकि उनका वो प्रेम है विनोद जी के साथ, जो वो इसे नहीं छोड़ना चाहते थे और उन्होंने भी इसी तरह से अपनी बात रखी। राहुल देव जी जिस प्रकार से हर बात को बहुत परख कर, नाप तोल कर और बड़ी ही गंभीरता से कहते हैं, आज उन्होंने विनोद जी के जिस तरह से शारीरिक कहा कि भले ही शारीरिक रूप से 1 साल से ही मिलना हुआ हो, लेकिन इन 1 वर्षों में जितना जाना है वो उनको पहचानने, उनकी पारदर्शिता को समझने के लिए पर्याप्त है। और ये दिखाता है कि इनका व्यक्तित्व कितना पारदर्शी है, जो है वो है, कोई दिखावा नहीं, कोई बाहरी बनावट नहीं, कोई झूठी मुस्कान नहीं, और सच्चाई का साथ लेते हुए आगे बढ़ते हैं। दीपक पांडे जी ने सचिवालय के नाम को आगे बढ़ाने में मिश्र जी के योगदान की भरपूर सराहना की और कहा कि इससे हिंदी को एक नई दिशा मिली है, एक नई गति मिली है। मृदुल जी हमेशा की तरह अब बहुत ही सुंदर शब्दों के साथ कितनी अच्छी बात की कि वाक्पटुता तो है लेकिन वो सार्थक है, वो चालाकी भरी नहीं है। और संस्कृति के जो मोती पिरोकर मिश्र जी अपनी बातों में, अपने वक्तव्य में रखते हैं, वो सिर्फ सचिवालय को ही नहीं, हम सभी हिंदी प्रेमियों को कुछ नया जानने, कुछ नया समझने की ओर प्रेरित करता है। और अब एक दूसरे आयाम को संभालने जा रहे हैं, उसके लिए उन्होंने शुभकामनाएं दी। दुर्गा दास जी द्वितीय सचिव भारतीय उच्चायोग न्यूजीलैंड, उन्होंने मिश्र जी के लिए अपनी तरफ से और पूरे सचिवालय की तरफ से शुभकामनाएं प्रेषित की, उसके लिए हम उनके हृदय से आभारी हैं। सिंगापुर से आराधना ने पौराणिक उद्धरणों और अर्धनारीश्वर की भूमिका की जो बात उन्होंने मंचों के माध्यम से साझा की थी, उसकी बात रखते हुए उनके व्यक्तित्व के कितने गूढ़ अर्थ को, गूढ़ रहस्य को बाहर निकाला और कहा कि सचिवालय अगर मंदिर है तो मिश्र जी उसके पुजारी हैं, जो उसकी देख रेख कर रहे हैं, उसे आगे सुचारू रूप से बढ़ा रहे हैं। हम बात करते हैं ममता जी की, तो ममता जी ने भी अपनी 2 पंक्तियों के साथ बड़ी ही सुंदरता से मिश्र जी के कार्यों के और उनके जो भाषा के प्रति जो संवर्धन की बात कर रहे हैं, आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, उसकी उन्होंने बात रखी। अगर शिव जी की बात की जाए तो शिव जी ने बहुत ही सुंदरता से कहा कि चिराग का अपना मकान नहीं होता, जहां जाएगा रोशन करेगा। मिश्र जी के लिए मुझे लगता है ये पंक्तियां बहुत ही सटीक हैं और मिश्र जी ने जो अपने लिए खुद बात की और हम सबों के लिए, उसमें मैं क्या कहूँ, उनकी बड़ी ढूंढ ढांड के मैंने 2-4 ये पंक्तियां जो निकाली थी उन्होंने खुद ही कह दी। फिर भी मैं कहूंगी कि जो उन्होंने बात की कि न पूछ की है मेरी मंजिल कहाँ, अभी तो सफर का इरादा किया है, न हारूंगा हौसला उम्र भर, किसी से नहीं खुद से ये वादा किया है। तो मिश्र जी आपने कहा समर शेष है, मैं उसको बढ़ाऊंगी, समर शेष है हिंदी के विस्तार का, और उस विस्तार में आप उसी तरह योद्धा के रूप में आगे रहें और हम सब आपके साथ हैं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम। नमस्कार। और मैं भूल गई रोहित जी का धन्यवाद। देखिए आप डांट रहे थे इसीलिए। तो रोहित जी का अगर मैं धन्यवाद करूं या ना करूं, मुझे लगता है कि वो सभी उससे परिचित है कि अगर आज रोहित जी ने ये आयोजन नहीं किया होता तो शायद हम सब यहाँ इस मौके पर इस तरह से नहीं जुड़ पाते और एक बहुत बड़ी चूक हमसे हो गई होती। तो मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहूंगी रोहित जी का हम सभी की तरफ से, और साथ ही मुक्तेश परदेसी जी का जो भारतीय उच्चायुक्त,
उन्होंने अपना समय निकाला और समय निकालकर इतना सुंदर संदेश दिया विनोद मिश्र जी के लिए। और न्यूजीलैंड के साथ ही आज फिजी, ऑस्ट्रेलिया, भारत, मॉरिशस, अमेरिका, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, पुर्तगाल, नेपाल, नॉर्वे, थाईलैंड, आयरलैंड के हिंदी प्रेमी सम्मिलित हुए हैं। मैं सभी का हृदय से आभार व्यक्त करती हूँ। न्यूजीलैंड से सुनीता नारायण जी, सुनीता शर्मा जी, प्रीता व्यास जी, उच्चायोग से दुर्गा दास जी इतने समय तक हमारे साथ यहाँ मंच पर रहे, उनका विशेष आभार। सिंगापुर से संगीता सिंह और आराधना श्रीवास्तव जुड़ी, उनका विशेष आभार। बाकी सभी जो इस मंच से जुड़े हैं, मैं सभी का हृदय से आभार प्रकट करती हूँ। नाम किसी का छूट गया होगा उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।